बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और आप ये जो बदलता हुआ मौसम है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी लोगों को ना ये मौसम बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जैसे ठंड जा रही होती है और गर्मी आ रही होती हैं, या गर्मियों का इख्तिताम हो रहा होता है और ठंड का आगाज़ हो रहा होता है। ये वाला जो ठंडा मीठा मौसम होता है इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जाता है। ख़ास तौर पर हमारी मुल्तान की अवाम तो वेट करी होती है कि कोई इस तरह का मौसम है, या हमारे यहाँ बहुत हाश सर्दी होती है या बहुत हाश गर्मी होती है। लेकिन इस बदलते मौसम में हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है कि कहीं हमसे कोई जो तिबी माहिरीन की तरफ से हिफाजती इक़दामात बताए जा रहे हैं उस पर अगर हम अमल नहीं करेंगे तो फिर हमें उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी तबीयतें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। और ये जो आजकल हम देख रहे हैं कि हर किसी को एक नज़ला है, खांसी है, ज़ुकाम है, इसी वजह से है कि क्योंकि हम वो जो हिफाजती इक़दामात बताए जा रहे हैं उस पर अमल नहीं करते। और लाजमी तौर पर वेदर को एंजॉय भी करें लेकिन अपनी सेहत का ख्याल भी रखें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एजुकेशन के हवाले से बात करनी है और कि एजुकेशन सेक्टर में क्या नया किया जा रहा है, हुकूमत पंजाब किस तरह के इक़दाम उठा रही है, ख़ास तौर पर साउथ पंजाब के लिए कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, क्या अहदाफ दिए गए हैं इंतज़ामिया को एजुकेशन के हवाले से। इस हवाले से तफसील गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शकील सुल्तान मौजूद हैं जो कि रिपोर्टर हैं रोही टीवी के। ये एजुकेशन को कवर करते हैं, इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं उस पर भी गहरी निगाह रखते हैं। तो तफसील से शकील से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। शकील, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बस हल्के फुल्का जो मौसम की वजह से तबीयत कुछ एक दो हफ्ते से ख़राब चल रही है, उसको थोड़ा सा अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगी। हल्की फुल्की खराबी हर किसी के साथ चल रही है। ये मौसम इन दिनों मौसम ने जिस तरह करवट ली हुई है, बल्कि मौसम इन दिनों हर घंटे बाद करवट ले रहा है। इन दिनों देखें, अब बादल बने होते हैं, ठीक है, दिन में हम धूप से बच रहे होते हैं, मतलब हमें इन दिनों धूप चाहिए होती है। हम धूप में जाके बैठते हैं थोड़ी देर बाद वो इतना तेज़ हो जाती है कि हम उसमें नहीं बैठ सकते, तो हमें लगता है कि अब मौसम नॉर्मल हो गया है। हम फिर अपने जो अपने कपड़े पहने होते हैं ऊपर गर्म कोट वगैरह, जर्सी वगैरह, वो उतारनी पड़ती है। जैसे ही उतार के हम कहीं दूसरी तरफ निकलते हैं, शाम होती है, रात होती है, तो भी ठंडी हवा चल पड़ती है। तो इसकी वजह से ना बहुत असर पड़ रहा है। ख़ास तौर पर हम ज़्यादातर फ्लू का शिकार हो रहे हैं, गला ख़राब। और फिर इन दिनों जैसे दोपहर में हम काम कर रहे होते हैं, फील्ड से जब आते ही हमारी डिमांड होती है हम ठंडा पानी पिएं, क्योंकि बाहर से एक गर्मी का एहसास होता है। लेकिन जैसे ही हम वो ठंडा पानी पीते हैं तो वो फिर हमारे गले को पकड़ बॉडी को एक थर्मल शॉक लगता है। मौसम की तब्दीली में हमें भी समझ नहीं आ रही कि हम अपनी रूटीन कैसे लेके चलें। अच्छा, आप क्योंकि वेदर के हवाले से भी हमें डेली अब आगाह भी कर रहे होते हैं, कभी वेदर के हवाले से, कभी वेजिटेबल्स के हवाले से, मार्केट रेट्स के हवाले से, अभी आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी वेदर की? हार्श होता जाएगा वेदर या थोड़ा बारिशों का इम्कान है, मौसम थोड़ा सा बारिशों का अभी मुस्तकिल तो कोई पेशन गोई नहीं की गई कि इतने दिनों तक बारिश नहीं होगी या होगी। अब कुछ दिन पहले हम रिपोर्ट कर रहे थे कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन उसके ठीक 2 दिनों बाद मुल्तान में रात को बूंदाबांदी हो गई, ठीक है। और कल सारा दिन धूप निकली रही, हवा चलती रही। जब आपको पता है हवा चलती है तो कहीं ना कहीं से बादल उठा लाती है, ठीक है। अब वो कल रात को दोबारा फिर बादल बने हुए थे और रात को ठंडी हवा। कल हम रात को 9 बजे या 10 बजे आप देखें तो नॉर्मल मौसम था। हम रात को दोस्तों के साथ चाय के लिए निकले तो उस टाइम हमें लगा कि बड़ा इजी सीन है, लेकिन जब हम रात को 12 साढ़े 12 वापस निकले तो ठंडी हवा अच्छी खासी हमें वो जो लग रही थी। तो वो क्यों, बादल बने हुए थे और ऐसे रेनी वेदर हो रहा था। तो इन दिनों ये मौसम शायद ऐसा ही रहेगा, ये फरवरी का महीना शायद हमें ऐसा ही गुजारना पड़ेगा। कभी खुशी तो कभी गम, मतलब कभी बारिश का मौसम होगा तो कभी धूप निकल आएगी। यही तो कह रहा हूँ कि इन दिनों मौसम की रूटीन। इस मौसम में तिबी माहिरीन क्या कह रहे होते हैं कि किस तरह अपनी सेहत का अपने ख्याल रखना है? जिस तरह मैंने अपने इब्तिदाइये में भी कहा कि आपने तिबी माहिरीन की तरफ से जो हिफाजती इक़दामात बताए जा रहे हैं उस पर लाजमी तौर पर अमल करना है। आप हमें डिटेल में बता भी रहे हो तो मैं चाहूँगा ज़रा ब्रीफली बताइएगा। तिबी माहिरीन तो हर मौसम के साथ बता रहे होते हैं, लेकिन ना हम अमल नहीं करते क्योंकि हमारी रूटीन बन चुकी होती है। अगर हमारी एक ठंडा पीने की रूटीन बनी हुई है तो जैसी मौसम तब्दील होता है तो हमसे वो छोड़ा नहीं जाता, ठीक है। अगर हमारी कुछ ऐसे खाने की रूटीन बनी हुई है, सोने की रूटीन बनी हुई है। आप इन दिनों देखें, सबसे पहले अगर मैं दिन भर बात करूँ, अब दिन के दौरानिए में फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। अगर हम पहले सुबह, अब जब हम ड्यूटी पे आते थे 8 बजे तो ऐसे लगता था कि अभी भी सुबह हो रही है, ठीक है, लोग पहुंच ही नहीं पाते थे। अब इससे पहले सूरज निकला था, अब सूरज के तलू और गुरूब का वक्त जो है वो मुकम्मल तब्दील हो गया है। तो जब दिन का दौरानिया तब्दील होता है तो हमारे खाने के टाइम भी तब्दील होते हैं,
ठीक है। जो नाश्ता हम पहले 10 बजे तक कर रहे थे, जिन दिनों शदीद धुंध पड़ रही थी, अब वो पीछे हट के 8 बजे तक आ गया। अब 8 बजे भी ऐसे लगता है कि पूरा दिन जो है वो सूरज प्रॉपर निकला हुआ है। शाम को जो 6 बजे बिल्कुल हमें लगता था कि बल्कि 5 बजे ही हमें शाम हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था। अब वो दिन बड़े हो रहे हैं, अब 6 भी बज जाते हैं। अब मेरे ख्याल में 5:30 के करीब सूरज जो है वो गरूब होता है। गरीब होना ये शुरू दिन के हो दौरानी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इससे हमारी रूटीन बन रही होती है। जब जल्दी अंधेरा हो तो हमें लगता है कि बस अब डिनर का टाइम हो गया, खाना खाओ, तो हम लंच स्किप कर रहे थे दरमियान में। अब हमें जब फील्ड में होते हैं, हम आप भी फील्ड में जाते हैं, शो करते हैं, हम भी फील्ड में होते हैं, जब सुबह का नाश्ता करके जाते हैं तो हमें दोपहर तक भूख लगती है। बिल्कुल। हमें दोपहर में भी खाना चाहिए होता है। फिर हम शाम की तरफ जाते हैं, शाम में भी खाना चाहिए होता है, ठीक है। तो इस दौरान सबसे पहले मुझे ये लगता है कि हमारी सोने की और खाने की रूटीन जो इन दिनों तब्दील हो रही है, हमें उसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। जब ताकि हम अपनी सेहत का जो है वो ख्याल रख सकें। हाँ। अब शकील थोड़ा एजुकेशन की तरफ अब चलते हैं। मुझे ज़रा बताइएगा कि इस दफ़ा को कोई अहदाफ दिए गए हैं इस साल के हवाले से, अगर हम 2026 के हवाले से बात करें, कोई ब्रॉड अहदाफ दिए गए हों हुकूमत की तरफ से? हुकूमत अभी बसंत में मसरूफ़ थी, ठीक है। तो अभी हमने हुकूमत की तरफ से एजुकेशन के हवाले से अभी कुछ नए टारगेट्स नहीं देखे। हाँ, ये आगे एग्ज़ाम्स होने हैं। आज भी ये मैट्रिक और इंटर की अप्लाई करने की आज लास्ट डेट चल रही है। जब एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं ना, एग्ज़ाम की तैयारी हो रही होती है, तो उस टाइम में ये एक मतलब साल का एंड होता है, हमारे तालीमी साल का एंड चल रहा होता है। इसके एंड पर फिर आगे जो है वो नया साल शुरू होता है। अब इस दफ़ा एक अवामी मुतालबा रखा जा रहा है हुकूमत के सामने। आपके शो में पहले इस पर बातें हो चुकी होंगी कि तालीमी साल जो है वो आप ज़्यादा लेट ना शुरू करें, पहले शुरू करें, क्योंकि हमारे ना कई छुट्टियां हो जाती हैं, हमारा जो एक कैलेंडर है तालीमी वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ना हम अपना तालीमी साल लेट शुरू करते रहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से बच्चों का एक पूरा जो एक स्केड्यूल होता है वो डिस्टर्ब होता है। अब आगे रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, रमज़ान के जैसे ही मार्च अप्रैल में रमज़ान एंड होगा, ठीक है। उसके बाद शदीद गर्मी पड़ना शुरू होगी। तो आपको पता है गर्मियों की छुट्टियां हमारे पास कितनी होती हैं? कोई 3 माह की जून जुलाई अगस्त। अब इस दफ़ा हुकूमत गौर कर रही है, अभी ये गौर चल रही है, अभी हतमी फैसला नहीं है कि छुट्टियों का दौरानिया कम किया जाए। ये तो आप बच्चों को डरा रहे हैं शकील साहब। हाँ, वो आपने बात की ना अहदाफ की तो मैंने उससे पहले एक ऐसा मुतालबा रखा जिस पर गौर चल रही है कि छुट्टियों का दौरानिया कम किया जाए, ठीक है। हाँ, अब ये गलत। अच्छा, क्योंकि आपका भी शोबा तदरीस से वाबस्ता रहे हैं, आपका भी ये मौक़िफ़ यही है कि छुट्टियों का दौरानिया थोड़ा सा कम किया जाए? ये बात ठीक है, ये बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हैं। अच्छा, आप 2.5 माह बच्चे को स्कूल से दूर रख देते हैं, ठीक है। अब रही गर्मी की बात, आप तिहामा साहब, आप पूरे साल की छुट्टियों पर गौर करें। जब सर्दियों की छुट्टियां हुई तो क्या सर्दी पड़ रही थी? नहीं पड़ रही थी इतनी। उससे पहले उसके बाद में सर्दी पड़ रही थी। जब गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट होती हैं उन दिनों अभी सर्दी प्रॉपर नहीं पड़ी होती, ठीक है। जब छुट्टियां एंड हो रही होती हैं, जब हम वापस स्कूल की तरफ आ रहे होते हैं, तब शदीद गर्मी होती है और हब्स होता है, ठीक है। उस टाइम हम वापस बच्चों को स्कूल ले आते हैं। ठीक। यहाँ तालीमी माहिरीन की बात कर रहा हूँ, मैं तो अभी बड़ा जूनियर हूँ, तालीमी माहिरीन की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि हमारी जितनी भी छुट्टियाँ हैं ये मंतक के मुताबिक नहीं है। आपके पास भी तालीमी माहिरीन आते होंगे, कभी आप उनसे भी डिस्कस करें। ये गर्मी की सर्दियों की छुट्टियाँ ये कोई तालीमी मंतक पर नहीं बैठी, मौसमी मंतक पर नहीं है ये, ठीक है। ये बस एक जी रस्म बन गई है कि गर्मियों की छुट्टियाँ करनी है, सर्दियों की छुट्टियाँ करनी है। जब आप 2.5 माह एक बच्चे को स्कूल से बाहर रखेंगे और ये भी सख्ती होगी कि छुट्टियों में कोई तालीमी इदारे ना खुलें, छुट्टियों में कोई समर कैंप ना लगे, तो उस पर भी मसाइल होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में आप अगर छुट्टियां कर रहे हैं उसको थोड़ा सा दौरानिया भी कम रखें, क्योंकि जब आप छुट्टी करते हैं बच्चा घर रहे, आप उसको दूसरे स्कूल भी नहीं जाने दे रहे। और बच्चे ने जो सीखा होता है, जो वालिदैन ने उसे स्कूल भेज के रूटीन बनाई होती है, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि छुट्टियां ना करें, एक गैप ज़रूरी है उन दिनों, लेकिन उन दिनों करें जब आप महकमा मौसमियात से हमारी एक मजबूत रिपोर्ट होनी चाहिए कि किन दिनों ज़्यादा गर्मी पड़नी है। अब पिछले साल जो गर्मी पड़ी आपने देखी, ठीक है। कई केसेस रिपोर्ट हो रहे थे बच्चों के, असातिज़ा के बेहोश होने के, हीट स्ट्रोक के। तो ये चीज़ें इस साल भी मद्देनज़र रखी जा रही हैं, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर हैं सिकंदर हयात, वो बड़े एक्टिव रहते हैं अवाम के दरमियान, अवाम के साथ उनका बड़ा लिंक रहता है सोशल मीडिया के थ्रू। आपने देखा होगा वो हर फैसला पहले एक फेसबुक पोस्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं, फिर वो बाद में फ़ैसला लेते हैं, ठीक है। तो वो अवाम की जो मुतालबात होते हैं
उसको भी सामने रख रहे होते हैं। तो देखते हैं कि इस साल हुकूमत छुट्टियों के हवाले से क्या प्लान करती है, लेकिन उम्मीद है कि मेरा ख्याल है छुट्टियाँ कम कर दी जाएंगी। अब ये तो है स्कूल की बात। अगर हम कॉलेजेस की तरफ आएँ, कॉलेजेस में फिर भी छुट्टियाँ कम होती हैं, ठीक है, क्योंकि कॉलेजेस का सिलेबस भी उस तरह से स्कूल्स की निस्बत थोड़ा मुख्तलिफ होता अच्छा, है। लेकिन इसमें फिर बच्चों को रिलैक्स भी तो उन्होंने करना होता है ना। बच्चों ने जब आप छुट्टियां दे रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों का एक वो हम लोग कहते हैं कि बॉडी को रिप्लेनिश भी करना होता है। फिर इतनी हार्श कंडीशंस आ जाती हैं जिस तरह आप बात कर रहे हैं या वेदर की, तो उस टाइम पे बच्चे अगर उन हार्श कंडीशन में स्कूल भी नहीं जा सकते, बहुत सी जगहों पर स्कूल पे बंद भी करना पड़ते हैं, स्कूल हों कॉलेजेस हों। यूनिवर्सिटी के बच्चे तो चले, उनकी छुट्टियाँ वैसे ही कम होती हैं। अगर बच्चों को रिलैक्स करने की बात, तो ज़रूरी तो नहीं है कि 2.5 महीने आप बच्चों को रिलैक्स ही करते रहें, ठीक है, आप उनको इतने दिन छुट्टियां दे दें। ये इस पर जितने भी हमारे तालीमी माहिरीन या हमारी जो रिसर्चेस हैं, मतलब इस पर वो इसका नतीजा जो मैंने पढ़ा कि इस चीज़ को, वो 2.5 माह की छुट्टियों को पर वो राज़ी नहीं है। 2.5 माह की छुट्टियों पर वो राज़ी नहीं है। तभी माहिरीन का यही कहना है कि ये वो मंतक पे नहीं बैठते, ये जो जिस तरह आप हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके हवाले से ठीक नहीं है। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं और दीगर एजुकेशन के हवाले से जितने भी टॉपिक्स हैं और जो आप लोगों के जहनों में सवाल आ रहे हैं वो भी आप हमसे कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपके स्क्रीन्स पर नंबर आ रहे हैं, तो प्लीज़ रब्ता लाजमी कीजिएगा। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से। ख़ास तौर पर शकील ने बड़ी अहम चीज़ पर रोशनी डाली कि ये जो छुट्टियों का दौरानिया है ये बहुत ज़्यादा अहम है। ज़ाती तौर पर इससे थोड़ा सा इख्तलाफ लगता हूँ कि, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है एजुकेशन के हवाले से। मैं तो वो बच्चे जो हमें देख रहे हैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। लेकिन शकील क्योंकि शोबा तदरीस से वाबस्ता है और जो तालीमी माहिरीन है वो भी यही बात कर रहे हैं कि इसका दौरानिया इसका दौरानिया जो है वो कम होना चाहिए। नाज़रीन, बहाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी मुल्तान में एक जॉब फेयर का इनेकाद किया जा रहा है, सालाना कॉन्वोकेशन भी है। अक्सर औक़ात हम अपने तालीमी इदारों से ये तवक्को रखते हैं कि जहाँ पर वो हमें तालीम दे रहे हैं तो वहीं पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की जाएँ, क्योंकि जो असातिज़ा होते हैं उनके ज़रा मार्केट्स में लिंक्स होते हैं और वो काम कर चुके होते हैं, तजर्बा होता है। और पूरी दुनिया में इसी तरह होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जॉब फेयर मुनक़्क़िद किए जाते हैं। बाहर से जो इंडस्ट्री है वो आती है और जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं वो वहीं पर ही जॉब वो हासिल कर लेते हैं। तो इसकी क्या तफसीलात हैं, शकील से जान लेते हैं। शकील, ज़रा बताइएगा कि सालाना कॉन्वोकेशन भी होने जा रहा है और उसी के साथ जॉब फेयर का भी इनेकाद किया जाएगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी का, किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी का रेगुलर कॉन्वोकेशन करवाना ये एक बड़ी स्मूथ परफॉर्मेंस और कामयाबी की सिंबल होता है। और अब ये जो नए वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर इकबाल साहब, इनकी मौजूदगी में भी ये दूसरा कॉन्वोकेशन हो रहा है। और इस कॉन्वोकेशन में 10,000 से ज़ायद तलबा हैं जो शामिल हैं जिनको डिग्री दी जानी है, और गोल्ड मेडल्स भी हैं, PhD स्कॉलर्स भी हैं। और ये 17 फरवरी को कॉन्वोकेशन होना है जिन ऑडिटोरियम में। और इसमें चीफ़ गेस्ट जो हैं वो वफाकी सूबाई वज़ीर हैं, वो आएंगी। यहीं पे फ़ीमेल हैं, उन्होंने आके तलबा को जो है वो डिग्रीज़ आज़ाद करनी है। लेकिन अगर हम जॉब फेयर की तरफ आएँ तो जॉब फेयर एक बड़ी ही अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी। और हमारे मुल्तान में जॉब फेयर का पहले इतना ख़ास कोई ट्रेंड नहीं रहा, अब आके जॉब फेयर आना ज़्यादा होना स्टार्ट हुए हैं। इससे पहले जो BZU में जॉब फेयर हुआ, जो पिछले साल हुआ, उसमें मुतअद्दिद कंपनीज़ आई थी। और वो सिर्फ़ एक सिंपल जॉब फेयर नहीं था कि वो कंपनीज़ आईं, स्टूडेंट्स की CVs लीं और चले गए, एक दिन का मेला लगा रहा। मैंने इस पर थोड़ा सा वर्क किया तो मुझे पता चला कि पिछले साल कई स्टूडेंट्स को वो कंपनीज़ ने हायर भी किया वहाँ से। आपको याद होगा कि हम जब पास आउट हो रहे थे तब भी एक जॉब फेयर का इनेकाद किया गया था। मैं वहाँ पर एक CV दे के आया था और मुझे लगा कि इसी तरह ही होगा कि CV दे के आऊँगा और कोई मुझे कॉल वगैरह नहीं आएगी। मिला, मुझे रिस्पांस भी मिला। मैंने वहाँ पर उस इदारे में कुछ अरसे के लिए काम भी किया, खैर प्राइवेट इदारा था। अब ये जॉब फेयर में मैंने जब बात की, उन्होंने मुझे कई कंपनीज़ के नाम बताए कि इन कंपनीज़ ने बड़े हायर किए। और एक कंपनी उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी बताई, उन्होंने BZU से 20 सिविल इंजीनियर्स हायर किए थे। वाह। पेप्सी ने भी कई हायर किए, इस तरह और भी कई कंपनीज़ हैं। तो वो कह रहे थे कि ये इस दफ़ा भी हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इकट्ठी हों। अच्छा, ये भी बड़ा एक मुश्किल टास्क होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, जॉब फेयर कराना एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है। आप सारी कंपनीज़ को टच करते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं, फिर उनको उनके बेनिफिट्स दिखाते हैं।
फिर उनसे पैसे भी लेने हैं जॉब फेयर कराने के लिए, उनका स्टॉल लगवाने के लिए, ठीक है। मतलब एक कंपनी आए, वो खुद पैसे दे और अपना बंदे भी स्टॉल hire करे। लगाए और सारी अरेंजमेंट्स भी खुद करे और फिर आगे स्टूडेंट्स की सीवीज भी दे और स्टूडेंट्स को जॉब भी दे। नो डाउट यूनिवर्सिटी को इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और इसके फोकल पर्सन हैं डॉक्टर ताहिर महमूद, जो IMCS के डायरेक्टर भी हैं मीडिया डिपार्टमेंट के। वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज, मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज आएँ और स्टूडेंट्स को इस वाले से ना जॉब दें। अब ये 16 फरवरी को जॉब फेयर होने जा रहा है। अब इसमें स्टूडेंट्स के माइंड में ना दो कन्फ्यूजन होती हैं कि सर जॉब फेयर में आने की टिकट होगी। तो जॉब फेयर में आने की कोई टिकट नहीं है, ठीक है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब फेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। जो अपनी कंपनी लाना चाहते हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आ सकते, उन्हें पे करना होगा। और फिर स्टूडेंट्स के जहन में कन्फ्यूजन होती है कि ये सिर्फ BZU वालों के लिए है, ये सिर्फ BZU वालों के लिए नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी कॉलेज का, किसी भी शहर का स्टूडेंट, मेल फीमेल फ्रेश ग्रेजुएट, वो जॉब फेयर में आ सकता है, अपनी CV सबमिट करवा सकता है और अगर लकी है उसको जॉब भी ऑफ़र हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ को जॉब ऑफ़र होती है और कुछ को इंटर्नशिप ऑफ़र होती है। अगर दोनों आपको फ़र्ज़ करें आपकी लक में नहीं आई तो कम से कम आपको एक्सपीरियंस हो जाता है CV देने का, इंटरव्यू देने का, CV बनवाने का। और यूजुअली यहाँ पर जो आए हुए होते हैं कंपनी से, वो वॉक इन इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो पूरा पैनल बैठता है, आपकी उनसे बात होती है, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी जो फर्स्ट मोटिवेशन और इम्प्रेशन स्टूडेंट के लिए होता है ना अहम, स्टूडेंट्स को पता चलता है कि मार्केट है, मार्केट क्या है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी में इस वक्त 90+ प्रोग्राम्स हैं जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं और 40,000 के करीब स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। और जो नया स्टूडेंट आता है उसमें से तिहामा साहब, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, जो नया स्टूडेंट आता है मैंने देखा है 60 to 70% वो स्टूडेंट होता है जिसको पता ही नहीं होता कि मैंने दाखिला जिसमें लिया ये है क्या। बिल्कुल। वो सिर्फ और सिर्फ देखते हैं कि मेरा एडमिशन में मेरिट में नाम आ गया और मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। उसको 2 साल बाद समझ आती है कि मेरा फील्ड क्या है, ठीक है। अक्सर औकात तो बच्चे छोड़ भी जाते हैं कि यार मैं इसमें आगे एक्सेल नहीं कर, माइग्रेशन करवा जाते हैं, छोड़ जाते हैं, कई ऐसे होते हैं। तो जब आप जॉब फेयर करवाते हैं और एक पंडाल में आपके सामने कोई 30-40 कंपनीज होती हैं मुख्तलिफ शोबाजात की, किसी को कोई शोबे से चाहिए, किसी को कोई शोबे से चाहिए, तो आपको पता चलता है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं उसके लिए मार्केट मौजूद है। और फिर दूसरी बात, स्टूडेंट्स पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ गुजार देते हैं, कभी भी अपनी CV बनाने की कोशिश नहीं करते। बनाना तो दूर की बात, CV बनवाने की भी कोशिश नहीं करते। चलो बनवा ली, कहीं सबमिट नहीं करवाते। हमारे साथ भी यही रहा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम यहाँ तक पहुँच गए, बहुत चीज़ों का साथ है, लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिली होती, ठीक है। अब जब हमें CV बनाना सिखाई जा रही थी यूनिवर्सिटी में, हमने उस पर तवज्जो नहीं दी। हम लोग कैंटीन में बैठे हुए थे, वो मैडम एक CV बनवाना सिखाती थी, उन्होंने बड़ी मेहनत से सिखाई थी, लेकिन हमने वहाँ से CV हम सीरियस ही नहीं थे। हमें लगता था इसका क्या, अभी 4 साल पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे फिर बनवाएंगे। तो जब जॉब फेयर होता है, पूरी यूनिवर्सिटी में अनाउंस होता है जॉब फेयर हो रहा है, आपने CV बनवानी है, तो स्टूडेंट्स को पता लगता है कि हमने CV बनवानी है। बहुत इम्पैक्ट है आपकी CV का, क्योंकि वही आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप वहाँ पर नहीं होते, आपका जो वो पेज है, एक सिंगल पेपर जो है वो आपके बारे में बता रहे होते हैं कि इसकी शख्सियत क्या है। तो स्टूडेंट्स फिर CV बनवाने जाते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि CV में देना क्या है, CV बनती कैसे। अच्छा, CV बनवा ली, फिर आगे कंपनी के नुमाइंदों से बात कैसे करनी है। अच्छा, उनको CV दी, वो CV में क्या देखते हैं, हमसे सवाल क्या करते हैं। तो जॉब फेयर एक बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल मार्केट में एंटर कराने के लिए, उनसे अटैच करने के लिए। और दूसरी उससे अगला स्टेप, कंपनीज उनको हायर भी कर रही होती है। अच्छा, इसमें अगर हम कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका भी फ़ायदा है ना। आई बॉल्स आपको बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अब आप फ़र्ज़ करें कि 90 प्रोग्राम है, 90 प्रोग्राम में आप 500 बच्चा भी फ़ी प्रोग्राम लगा लें तो कितने बच्चे हैं आपके पास, आपके अपॉर्चुनिटी कितनी है अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करने की। तो उन लोगों को भी चाहिए कि आगे कदम बढ़ाएं। और जो अक्सर लोग हम बात करते हैं कि एकेडमिया और इंडस्ट्री में लिंकेज नहीं है, तो ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा हो सकता है इंडस्ट्री को कि आपको जो टैलेंटेड बच्चे चाहिए, यूथ चाहिए, वो आप वहाँ से हायर कर सकते हैं। एक जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी इंडस्ट्री है, वो जब भी उन्हें अपने कोई शाइनिंग एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं तो किसी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से रब्ता करते हैं। और उस यूनिवर्सिटी में जिससे भी रब्ता करते हैं तो वो कोई टैलेंटेड बच्चे ही सामने देता है कि ये हमारे बच्चे टैलेंटेड हैं, इनको आप ले जाएं। और जॉब फेयर में अगर कोई बच्चा खुद CV लेके आ रहा है तो वो इसलिए लेके आ रहा है कि विलिंग है
वो उसके लिए वर्क करता है, उसके पास कहीं ना कहीं कोई स्किल है तो वो आपके पास आ रहा है। अच्छा शकील, ये बताइएगा कि हम बहाउद्दीन ज़िक्रिया की बहाउद्दीन ज़िक्रिया की बात कर रहे हैं, आप भी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से पढ़े, मैं भी वहीं से पढ़ा। हमारे ये जो इस खित्ते के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, उनके अंदर एहसास कमतरी का एक बड़ा मसला होता है कि यार हम तो BZU में पढ़ रहे हैं, हमारे लिए उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब फेयर किए जा रहे हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल बैठा हूँ, आपको भी डिग्री के फ़ौरन बाद जॉब मिल गई, मुझे उसी जॉब फेयर से एक अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल गई थी। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है, फिर भी हमारे यहाँ ये बच्चों की क्यों है? और मैं चाहूँगा कि ज़रा रैंकिंग से भी बताइएगा कि यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैंड करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे भी, और पाकिस्तान में कहाँ स्टैंड करती है? वो हमारी BZU की रैंकिंग बहुत बेहतर हुई है, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर शोबा में हमारी रैंकिंग बहुत बेहतर हुई है। और उसके साथ साथ जो हमारे रिसर्च के मामलात हैं उसमें भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत बेहतर हो गई है, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। इससे पहले यूनिवर्सिटी का हमारा सॉफ्ट इमेज ही बहुत डाउन था, ठीक है। लेकिन ये जो नए वाइस चांसलर हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी के सॉफ्ट इमेज और रैंकिंग पर सबसे पहले वर्क किया है। मैं 2 दिन पहले मैं यूनिवर्सिटी में था, एक भाई से मुलाकात हुई, VC के साथ होते हैं। वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने VC ने मुझे सिर्फ टास्क ही यही दिया हुआ है कि आपने रैंकिंग पर नज़र रखनी है, अप्लाई कैसे करना है, रैंकिंग फ़लाँ रैंकिंग का क्राइटेरिया क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स को टास्क क्या देने हैं कि ये चीज़ें करें, कॉन्फ्रेंसेस करवाएं, रिसर्च पब्लिश करवाएं। मतलब एक डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है सिर्फ इसी चीज़ पर, रैंकिंग पर। और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी होती हैं इंटरनेशनली गवर्नमेंट की जानब से, वो डिपेंड करती हैं रैंकिंग पे। कुछ दिन पहले BZU में एक सेमिनार हुआ, सेमिनार नहीं हलफ बर्दारी थी यूनिवर्सिटी में एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की। उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी, चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान, वो आए हुए थे। तो उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि अब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत बेहतर हो चुकी है। फिर उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की बिहाफ पे CM पंजाब मरीम नवाज़ से मुतालबा किया कि आप शुजाबाद में भी एक इसका कैंपस दें, वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, उनको मसाइल होते हैं। शुजाबाद में था तो सही, कैंपस और बिहाड़ी में है सब, ठीक है, सब कैंपस बिहाड़ी में है, लोधरा में भी इनका है। तो उन्होंने मुतालबा किया कि इस यूनिवर्सिटी को कैंपस भी दें और इस यूनिवर्सिटी को दीगर यूनिवर्सिटीज़ की तरह फंड्स भी दें। उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए कि आपने फ़लाँ यूनिवर्सिटी को इतने फंड्स दिए, ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी भी इस रैंकिंग पे स्टैंड कर रही है तो आप इधर भी फंड दें। तो जब आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बेहतर होती है तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, ठीक है। और रैंकिंग जो रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, जहाँ पर हम पॉजिटिव साइड ऑफ BZU की बात करें, वहीं पर लॉ स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि उनसे 1 साल की फ़ीस ली गई, स्टडी सेंटर्स बनाए गए, लेकिन अब उनको इम्तिहानात में नहीं बैठने दिया जा रहा है। ये क्या मसला है, ज़रा तफसील से बताइएगा शकील। अच्छा, ये इसमें स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। मैं पहले आपको मसला बता दें, स्टूडेंट्स को मसले क्या है। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स प्रेस क्लब पहुंचे, इन्होंने लॉ स्टडी सेंटर के खिलाफ प्रेस टॉक की और इन्होंने हल्का फुल्का यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी किया। तो हमने तवज्जो दी इस मामले पर, तो हमें पता चला स्टूडेंट्स ने कहा जी हमें एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जा रहा। अच्छा शकील, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर ताहिर महमूद ने ज्वाइन किया है जो कि इस जॉब फेयर को भी देख रहे हैं, उसी के साथ साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है IMCS के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सलाम, ठीक कैसे हैं आप? सर तिहामा बात कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया जी आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जॉब फेयर की ज़रा डिटेल्स बताइएगा इस वक्त, एक तो उसकी डेडलाइन बता दीजिएगा कि कब तक आपसे कंपनीज राब्ता कर सकती हैं और इस वक्त तक कितनी कंपनीज आपके पास आ चुकी हैं? ये बहुत यूनिवर्सिटी में हमने पिछले साल से एक नया एक सिलसिला शुरू किया है। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद जुबैर इकबाल साहब की सरबराही में कि हम जॉब फेयर मुनक्किद करते हैं पूरी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के लिए। तो हम वहाँ पर मुख्तलिफ कंपनी को यहाँ पर इन्वाइट करते हैं कि वो यहाँ पर आए, अपने जो हायरिंग ऑफिसर्स हैं, उनका HR है या उनके और जो मार्केटिंग के लोग हैं, वो यहाँ पर आए, हमारे स्टूडेंट का इंटरेक्शन करें, उनके CVs लें, उनको इंटरव्यू करें, उनको बेसिक इंटरव्यू स्किल सिखाएं और वहाँ पर वो उनको जो हायर करें, अगर हायरिंग नहीं पॉसिबल तो उनको इंटर्नशिप दें, उनको प्लेसमेंट करें। तो अब तक ये दूसरा जॉब फेयर है बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जो होने जा रहा है 16 फरवरी को, और इसकी तैयारियां माशाल्लाह हमारी बिल्कुल रूट पर है। और हमारे पास मुख्तलिफ जो एरियाज हैं वहाँ की कंपनीज अब तक आ चुकी हैं, जैसे कि हमारे पास इंजीनियरिंग की कंपनीज हैं, हमारे पास पेस्टिसाइड्स हैं, हमारे पास फूड की कंपनीज हैं, हमारे पास मार्केटिंग के लोग हैं, हमारे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं।
जो तो मुख्तलिफ एरिया से मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं जो जिनके उनके फील्ड से ताल्लुक है, वो कंपनी हमारे पास तक आ चुकी हैं और हम इंशाल्लाह 16 फरवरी को ये जॉब फेयर करने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए ये बड़ी एक अहम एक इवेंट है कि स्टूडेंट्स आए, वहाँ पर ग्रेजुएट्स आए, वो चाहे किसी भी इलाके से किसी भी यूनिवर्सिटी ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि सारे ग्रेजुएट हमारे, सारे यूनिवर्सिटी हमारी हैं, सारे लोग हमारे हैं। अच्छा ताहिर साहब, ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस जॉब फेयर से, अक्सर तवक्कुआत क्या होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल हमने किया। बार बार स्टूडेंट्स भी एक्सपेक्ट करके आते हैं कि शायद वहाँ पर आएंगे उनको वहीं पर कोई जॉब मिल जाएगी। इस तरह नहीं होता। असल में ये एक अपॉर्चुनिटी होती है नेटवर्किंग की, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है स्किल्स की, डेवलपमेंट की, और ये एक अपॉर्चुनिटी होती है आपकी एक प्रोसेस को समझने की। वहाँ पर जब कंपनी आते हैं, स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपनी सीरीज साथ लेके आए, एक बिल्कुल फ्रेश नया सीवी बना हुआ, और हर कंपनी के लिए अलग सीवी बना हुआ होगा। ऐसे एक स्टैंडर्ड सीवी बना हुआ नहीं होना चाहिए कि वो एक स्टैंडर्ड सीवी और सब में जमा कराते हैं। अगर आपने फूड की कंपनीज में अप्लाई करना है तो वो उस हवाले से वो सीवी बना हुआ, अगर आपने इंजीनियरिंग वाली कंपनी में करना है तो उस हवाले से बना हुआ हो। तो अपने सीवी साथ लेके स्टूडेंट्स और वहां पर आके उसकी नेटवर्किंग करें, उनके ऑफिशियल से मिलें, उनके स्टॉल्स पे जाएं, उनके साथ बातचीत करें और अपने आप को प्रेजेंट करें, और जहां पर पॉसिबल हो उनकी हायरिंग वहीं पर हो जाएगी। और बाद तक वो कंपनीज करती हैं कि आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस में कॉल कर लेते हैं, जहां पर उनके जो हायर अप। इसमें ताहिर साहब ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप पिछले साल से इसका कामयाबी से इनेकाद कर रहे हैं, आप जो आगे मवाजना कीजिएगा कि पिछले साल कितने स्टूडेंट्स को जॉब मिली, कितने को इंटर्नशिप्स मिली, और किस तरह का रहा पिछले सालों में ये जो जॉब फेयर है? जी बिल्कुल, कि पिछले साल हमारे पास जॉब फेयर आया था, उसमें दो बड़े अहम उसके हाईलाइट थे। नंबर वन ये कि वहाँ पर स्टूडेंट्स आए कितने, 15 से 18,000 स्टूडेंट वहाँ पर आए थे हमारे पास पूरे दिन की जो 9 to 5 जो हमारी एक्टिविटी हुई थी, और मुख्तलिफ कंपनी से आके उन्होंने वहाँ पे इंटरेक्शन की। तो उनमें से जो हमारे पास जो हमारा करियर डेवलपमेंट सेंटर है, जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, उसमें से 200 से ज्यादा लोगों को वहाँ पर जॉब मिली थी। और इनमें से सबसे ज्यादा जो लोग जो हायर किए गए थे वो बिजनेस के, इंजीनियरिंग के और फूड साइंसेज के। अच्छा, यानी फूड कंपनीज ने, इंजीनियरिंग कंपनीज ने और बिजनेस कंपनीज ने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास हायर किए। और ये हमारे एक जिसे कहते हैं कि स्किल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी शो करती है, और हमारे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है यूनिवर्सिटी में उसको भी शो करती है। हमारे ग्रेजुएट इस काबिल होते हैं कि जैसे वो कंपनीज को अपना सीवी प्रेजेंट करे तो कंपनीज को हायर करती हैं। बिल्कुल इसी तरह हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल जो हम जॉब पे करने जा रहे हैं तो हम कोई अपने 150 से 200 स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह एडजस्ट करने में कामयाब होंगे। और अदरवाइज ये नेटवर्किंग की जो फैसिलिटी है, अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलेगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर आके सीखेंगे, इंटरव्यू देना सीखेंगे, इंटरव्यू के आगे प्रेजेंट होना सीखेंगे, सीवी सबमिट करना सीखेंगे। अच्छा ताहिर साहब, ये बताइएगा कि बच्चों में ये सवाल होता है कि क्या ये जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ ये अपॉर्चुनिटीज़ है? दूसरा ये बताइएगा कि हमारे खित्ते के बच्चों में ना ज़रा एहसास कमतरी भी बहुत ज़्यादा होती है कि हम बहाउद्दीन ज़िक्रिया में पढ़ रहे हैं, हमारे लिए उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा सिटी इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कहाँ स्टैंड करती है? दोनों सवालों का जवाब ज़रा तफसीलन दीजिएगा सर। जी जी, ये जैसे आपने पहले तो जो जिक्र किया कि शायद लोग साथ कंपनी के कहना ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी जो है इस वक्त जो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग है उसमें नंबर 1 है इन पंजाब, और सेकंड जो फील्डिंग पोजीशन है वो हमारी पूरे पाकिस्तान में है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा ग्रेजुएट है वो कोई अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्शन है वो इस टाइम जो दुनिया में जो रैंकिंग है, पूरी दुनिया की जो रैंकिंग इसमें 100, 250, 300 की कैटेगरी में हमारा एग्रीकल्चर सेक्शन जो है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ पर सॉल्व कर रहा है। जो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं, उनके पास फैसिलिटीज अच्छी हैं, उनके पास उनके जो टीचर्स हैं वो अच्छे हैं, उनको अच्छी चीज तालीम मिल रही है, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है। तो मेरे ख्याल में जब वो अपनी पब्लिक से आगे जाते हैं तो हमारा जो इल्मनाई नेटवर्क है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में हमारा इल्मनाई नेटवर्क छोटा है। सही। पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में, बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स में, सरकारी दफातर में भी बावजूद के यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स बैठे हैं, अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, और ये सारी ये शो करती है कि इतना बड़ा इल्मनाई नेटवर्क जो शो करता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमारी प्लेसमेंट और हमारी जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा हम उसको मीट कर रहे हैं। हम उसको मीट कर रहे हैं जी। स्टूडेंट्स क्या सिर्फ बीजेपी के स्टूडेंट्स आएंगे? मैंने पहले बताया कि ये बावजूद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ये ग्रेजुएट जॉब फेयर मुनक़िद किया जा रहा है, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी से भी लोग आते हैं और हम उनको डिस्करेज नहीं करते, बल्कि हम इनको इनकरेज करते हैं कि वो आए,
सबका हक है वो आए अपने आप को, सबका हक है वो आए, अब इस जो एक्टिविटी की जा रही है इसमें पार्टिसिपेट करें। और जिस तरह ताहिर साहब ने बताया कि एक अगर आपको अनफॉर्चुनेटली जॉब नहीं भी मिलती तो नेटवर्किंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जाके सीखें सीवीज़ किस तरह बनानी है, बात किस तरह करनी है, हायर ऑफिशियल्स एक्सपेक्ट क्या आपसे कर रहे हैं, मार्केट्स की डिमांड क्या है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इस तरह के जॉब फेयर जिस तरह किए जा रहे हैं पिछले सालों में मैंने भी देखा कि इसमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स के लिए और काफ़ी अच्छे तरीके से इसका इनेकाद किया जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हमने डिस्कशन की। नाज़रीन, शकील से भी इस हवाले से तफसील मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम लोग जॉब फेयर के हवाले से बात कर रहे थे और जिस तरह डॉक्टर ताहिर हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने बताया कि एक नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्टूडेंट्स के लिए वो सीख सकते हैं, मार्केट की डिमांड को समझ सकते हैं कि मार्केट क्या है, डिमांड कर रही है आपसे और उस तरह फिर हमने किस इक्विप करना है अपने आप को। तो जो बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और दीगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो चाहें जी इस जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करें और हो सकता है कि जो आपके अंदर अच्छे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनके अंदर स्किल्स हैं मार्केट के हवाले से, उनको जॉब भी शायद मिल जाए, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शकील की तरफ चलते हैं। हम लोग लॉ स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे कि मसला क्या है, क्यों लॉ स्टूडेंट्स जो है वो सरापा एहतजाज हैं। जी शकील बताइएगा, 1 साल की तनख्वाह भी ली गई, 1 साल की फ़ी भी ली गई और उसके बाद उनको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया। बिल्कुल। अब आप भी चूंकि जॉब करते हैं तो इसलिए अब फ़ी की बजाय तनख्वाह निकल आए। माज़रत खाओ नाज़रीन। तो वैसे सारा कुछ तनख्वाह ही होती है जब बंदा स्टूडेंट से आगे निकल आता है। ये लॉ स्टूडेंट्स ना 2 किस्म के हैं। एक वो जो BZU में गिलानी लॉ कॉलेज में प्रॉपर रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, उनका कोई मसला नहीं है, उनकी रेगुलर स्टडी चल रही है, ठीक है। दूसरे वो लॉ स्टूडेंट्स हैं जो एफिलेटेड कॉलेज के थ्रू स्टडी कर रहे थे और एफिलेशन का इशू आया, लॉ कॉलेज केस बना और वो तमाम कॉलेजेस की एफिलेशन मनसूख हो गई और लाखों स्टूडेंट्स जो हैं उनको अचानक जो उनकी जो फीसें पी गई थी, जो स्टडी कर रहे थे, उनको पता चला कि हमारा तो कोई इदारा ही नहीं है। उन सारे स्टूडेंट्स का नुकसान का ज़ाला करने के लिए, उनकी स्टडी कंप्लीशन के लिए BZU ने लॉ स्टडी सेंटर्स बनाए थे। आप इस पर पहले भी तफसीली बात कर चुके होंगे। लॉ स्टडी सेंटर्स 3 शहरों में बनाए गए थे और उसमें स्टूडेंट्स को दोबारा अप्लाई करवाया गया, स्टूडेंट्स से दोबारा फ़ीस ली गई, स्टूडेंट्स की प्रॉपर क्लासेस ली गई। अब स्टूडेंट्स ने यहाँ सबसे पहली गलती ये की कि स्टूडेंट्स ने इसको फ़ीस भी पे कर ली और फ़ीस भी अच्छी थी, लाख सवा लाख फ़ीस पे की इन्होंने, ठीक है। फ़ीस भी पे कर ली, क्लासेस भी स्टार्ट कर दी, लेकिन अपने अटेंडेंस पर तवज्जो न दी, क्योंकि ये लॉ स्टूडेंट्स से काफ़ी टाइम से फ्री थे, अपनी दीगर मसरूफियात में लगे हुए थे, कामों में लगे हुए थे, तो इन्होंने अटेंडेंस को हल्के में लिया। और आपको पता है लॉ स्टूडेंट का माइंड थोड़ा दूसरों से मुख्तलिफ होता है, तो उसने क्लासेस पूरी न ली। सबसे पहला इशू इनको ये आया, अब एग्ज़ाम का टाइम आया तो पता चला कि 70 to 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस ही पूरी नहीं है, ठीक है। अटेंडेंस की बुनियाद पर इनको क्लासेस में बैठने की इजाज़त ना दी गई, एग्जाम्स में, और इनके रोल नंबर स्लिप्स भी जारी ना की गई। अब एक बहुत बड़ा नंबर था स्टूडेंट्स का जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी। स्टूडेंट्स ने इस पर आवाज़ उठाई कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अच्छा, ये बेसिकली अटेंडेंस का इशू है और भी है, अच्छा, ठीक है। अब इस पर उन्होंने आवाज़ उठाई कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। अब मैंने इस पर रजिस्ट्रार से बात की तो रजिस्ट्रार ने बात की कि सर सबसे पहली बात ये है कि आप स्टडी करने के लिए आप क्लासेस तो लें, ठीक है। अगर ठीक है आप क्लासेस नहीं ली, लेकिन डिग्री की भी डिमांड है कि 75% अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, उसमें मजीद भी मार्जिन दे दें, उनको 10% मार्जिन और मिल सकता है। कहते हैं उस पर भी पूरा नहीं उतर रहे, क्लासेस पूरी नहीं है। फिर उसके अलावा बार की भी डिमांड है, इनकी जो आगे बार कौंसिल जो इनको लाइसेंस देती है वकालत का या डिग्री का, उसकी भी डिमांड है कि भाई आपकी अटेंडेंस कितनी है। पहला बैरियर इनका यहाँ आ गया और ये एक बड़ा बैरियर था, ठीक। फिर कुछ स्टूडेंट्स थे उनकी ओवर एज हो गई, ठीक है। उन्होंने क्योंकि उन्होंने बहुत पहले दाखिला लिया हुआ था, अब दरमियान में 3-4 साल केस चलता रहा, वो जो क्राइटेरिया था एज का वो आउट हो गया और वो कुछ स्टूडेंट्स जैसी एग्जाम की बारी आई स्टूडेंट्स की एज ज़्यादा हो गई थी, ठीक। इस पर भी इशू आ गया। अब इसमें गुंजाइश थी, ठीक है। एक इशू आ गया एलिजिबिलिटी का कि आप जो अप्लाई किया है आपने, जिस एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं, कि आपका जो आगे मार्क्स हैं, ये जो क्लासेस लेने की रेशो है, ये सारी चीज़ें हैं, आप क्राइटेरिया पूरे उतर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए या नहीं, इस तरह के कुछ मसाइल आए। अब इस पर उसने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने फौरी मीटिंग भी ली। ये मीटिंग परसों हुई
क्योंकि दरमियान में छुट्टियाँ आ गई थी बसंत की और ये सारी। इन्होंने मीटिंग ली और मीटिंग में इन्होंने एज का मसला भी हल किया, क्योंकि इस वक्त अगर हम इंटरनेशनली देखें तो एज को वजह बनाकर तालीम पर कोई पाबंदी नहीं है, जो तालीम हासिल करना चाहे वो कर सकता है। तो इन्होंने इस एज को फैक्टर को निकाल दिया कि आपको हम एज में रिलैक्सेशन दे रहे हैं 1 टाइम। दूसरा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उसको भी इन्होंने हल कर दिया। फिर कुछ रिजल्ट्स के इशू थे, कुछ बच्चों के रिजल्ट नहीं आए हुए जिसकी वजह से वो आगे एग्ज़ाम में नहीं बैठ पा रहे। आज 12 तारीख को पेशी है यहाँ से VZU की आगे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है। वो जैसी फैसला आएगा होपफुल इनके हक में आए, इनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, स्टूडेंट्स का वो मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन अटेंडेंस वाला मसला खड़ा है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें आप बैठने दें पेपर में, 80% यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, आपकी डिग्री की डिमांड है, आपकी बार की डिमांड है, हम आपको नहीं बैठने दे सकते। अब इसका अल्टरनेट क्या है? इसका अल्टरनेट इन्होंने ये दिया कि आप कोचिंग क्लासेस ले लें। हमने एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस दी हैं VZU में, आप वो लें, अपना टाइम पूरा करें, फिर हम आपको बैठे देंगे। अब एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस कोई फ्री थोड़ी ना है। हर क्लास का जो मुझे पता चला है कि वो 10,000 डिमांड किया गया है हर स्टूडेंट से, 10,000 पर सब्जेक्ट। फिर वो मेरे ख्याल में कुछ 7 सब्जेक्ट्स बनते हैं, वो ले 70,000 रुपये। 70,000, यानी कि जो पहले लाख सवा लाख भर चुका है वो अपनी अटेंडेंस दोबारा करने के लिए 70,000 दोबारा पे करे, ठीक है, और फिर उसको हम वहाँ बैठने देंगे। तो ये लास्ट स्टूडेंट्स के लिए बड़ी परेशानी बन गई। अभी अटेंडेंस का मसला उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट का पार्ट है, ये स्टूडेंट्स खुद इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। यूनिवर्सिटी के पास जो स्पेस थी वो हमने आपको दी, हमने आपको गुंजाइश पैदा की, हमने आपके मसाइल हल करवाए, लेकिन इसको आप खुद हल करें। ठीक है। अच्छा, जो पाकिस्तान बार काउंसिल है या जो हमारे साथ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद है, वो कह रहे थे कि हम इस मसले को देख रहे हैं और इन मसाइल का हल निकाला जाएगा, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ आया? क्योंकि उन्होंने स्टैंड तो लिया था स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अभी ना उन्होंने सिर्फ आवाज़ उठाई है। ठीक, मतलब ये जो इन्होंने मीडिया तक आवाज़ पहुंचाई, उसमें नो डाउट इन्हीं जो हमारे एडवोकेट्स और लॉ की जो फेडरेशन है उन्होंने ही आवाज़ उठाई है, लेकिन अभी इस पर प्रॉपर कोई प्रैक्टिकली ऐसा कोई काम नहीं हुआ स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी, अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए थी। आज अगर इनकी अटेंडेंस पूरी होती तो मेरा ख्याल है ये मसला यहाँ तक पहुँचता ही ना, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो हल कर दी हैं यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी खुद कर सकती थी। हाँ, रजिस्ट्रार ने एक और भी स्टूडेंट्स को एक पैगाम दिया है कि अगर किसी स्टूडेंट्स का पर्सनली इंडिविजुअली कोई मसला अभी भी बरकरार है, हल नहीं हो रहा, वो हमारे पास आए रजिस्ट्रार ऑफिस में, ये मसला आपका रजिस्ट्रार ऑफिस से हल होगा। स्टूडेंट्स को लगता है ये गिलानी लॉ कॉलेज से होगा या लास्ट स्टडी सेंटर्स के पास होगा, नहीं, ये रजिस्ट्रार के पास आपके मामला हल होंगे। आप रजिस्ट्रार के पास जाएं, रजिस्ट्रार के पास से आपका मामला हल हो सकता है। लेकिन अगर अटेंडेंस से हट के, हाँ, बड़ी ही अहम आपने गुफ्तगू की। अभी तक जो स्टूडेंट्स की तरफ से मौका आ रहा था वो शायद वो कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारा स्टडी सेंटर्स का थोड़ा सा इशू था, उसकी वजह से हमें एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता। लेकिन अगर अटेंडेंस का इशू है तो देन दिस इज ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तफसीलन ने इसीलिए हवाले से बात की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आपने रोशनी डाली। नाज़रीन, इस हवाले से मजीद भी दीगर एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या किया जा रहा है उसमें मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। शकील हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग लॉ स्टूडेंट्स के जितने भी मसाइल हैं, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो स्टडी सेंटर्स में तालीम हासिल कर रहे थे, उन मसाइल का वो क्या मसाइल है तफसीलन ने उस पर गुफ्तगू की और उन मसाइल का फिर हल किस तरह निकाला जा सकता है। तो जिन स्टूडेंट्स को भी मसला है अटेंडेंस से हट कर, वो रजिस्ट्रार साहब से रब्ता कर सकते हैं। उनका ऑफिस खुला हुआ है, आप जब भी जाएँ उनसे रब्ता करें, उन मसाइल का हल निकाला जा सकता है। शकील, पिंक गेम्स की तरफ आते हैं। एक तो ये बताइएगा कि कहाँ पर इसका इनेकाद किया जा रहा है और क्या मुल्तान की भी नुमाइंदगी हो रही है वहाँ पर कि नहीं हो रही? पिंक गेम्स लाहौर में हो रही हैं। खेलता पंजाब का ही ये प्रोजेक्ट है, पिंक गेम्स 2026, और इसके मुकाबले लाहौर में मुनक़िद हो रहे हैं और आज से स्टार्ट हो रहे हैं। इससे पहले पंजाब भर से हर डिवीज़न से उन्होंने ट्रायल्स किए, ठीक है, और ट्रायल्स में अगर हम मुल्तान की बात करें, मुल्तान डिवीज़न से ट्रायल्स में 3,000 से ज़्यादा लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इसमें मुख्तलिफ़ खेलों के हवाले से ट्रायल्स दिए। तकरीबन 16 खेलें हैं, 16 खेलों के लिए बच्चियों ने ट्रायल्स दिए और उनमें से 170 बच्चियां और ऑफिशियल जो हैं वो कल लाहौर के लिए रवाना हो गए थे। पूरी मुल्तान डिवीज़न से, हर डिवीज़न से एक बस गई है जिसमें ऑफिशियल्स भी उनके साथ थे, कोचिज साथ थे, स्टूडेंट्स जो खिलाड़ी हैं ख़वातीन वो भी गई हैं। और इसमें बहुत दिलचस्प खेलें हैं, मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चियाँ भी साथ गई हैं, कोई ताइक्वांडो की मास्टर है मुख्तलिफ खेलों में। तो ये पिंक गेम्स लड़कियों के लिए बहुत अच्छा इन्होंने मौका दिया है। ये 15 फरवरी तक जारी रहेंगे। अब इन्होंने ट्रायल्स में बेस्ट से बेस्ट टैलेंट सिलेक्ट किया है। अब 9 डिवीजन्स हैं अब लाहौर में।
अब देखते हैं कि मुल्तान किस क्या खेल कारकर्दगी में रहती है। चैम्पियनशिप जीता है और कौन कौन से क्रेडिट्स वहाँ से लेके आता है। खैर ये बड़े पुरजोश थे और मैंने खुद ट्रायल्स में मौजूद होता था, हमने देखे हैं स्टूडेंट्स जो खिलाड़ी हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हमें अच्छा, नज़र आए। अपने तजर्बे से ज़रा बताइएगा कि शकील आगे आने वाले दिनों में इस तरह की ये जो खेल के मैदानों को सजाया जा रहा है, मुकाबलों का इनकाद कराया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? क्या इंटरनेशनली भी हमें इससे कोई बड़े प्लेयर्स मिलेंगे, जिस तरह जेवलिन में हमें अरशद नदीम साहब मिले, और भी बड़ी एग्जांपल्स हैं? इंटरनेशनली तभी मिलते हैं जब हम अपने लोकल लेवल पे प्लेयर्स को प्रमोट करते हैं। इन दिनों जब हमने खुद अपनी आंखों से स्टूडेंट्स का टैलेंट देखा, ख़वातीन ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ये एक्साइटेड थी खेलने के लिए और खुश थी कि आप मतलब हमें मौका मिल रहा है। तो मरीम नवाज़ का जो विजन है खेलता पंजाब, ये बड़ा ज़बरदस्त है। जिस तरह हम कहते हैं पढ़ता पंजाब था, ठीक है, अब है पढ़ता खेलता पंजाब। ये स्लोगन बड़ा ही ज़बरदस्त है और सिर्फ ये स्लोगन तक नहीं है, हम इस चीज़ को एज अ मीडिया पर्सन हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने खेलों के लिए वाकई ही अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे फैसिलिटीज़ भी देना स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स फैसिलिटीज़ भी आएंगी जब स्टूडेंट्स एक खेल में अपना नाम रोशन करेंगे तो उस तरफ सबकी तवज्जो भी जाती है, ठीक है। और ऐसे ऐसे खेल थे जो हमने पहली दफ़ा देख रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि ये कैसे होता है कैसे होता है। तो ये तमाम खेलों के लिए जो स्टूडेंट्स थी वो मैंने देखा शहर से कम में देहाती इलाकों से ज़्यादा अच्छा, आई थी। मुल्तान में ये तो बड़ी खुशाइन चीज़ जो आप बता रहे हैं। अच्छा, मुल्तान में ये बताइएगा कि कितने गेम्स में पार्टिसिपेट किया, कितनी टीम्स है, तमाम मुकाबलों में मुल्तान की नुमाइंदगी है? 16 खेलों के लिए ट्रायल्स हुए और टोटल 3000 खिलाड़ी इन्होंने शिरकत की और हर खेल के लिए टीम्स सिलेक्ट हुई हैं और तमाम खेलों के लिए तमाम टीम जो है वो लाहौर इस वक्त मौजूद है। आज से मुकाबले शुरू हो रहे हैं। पहले अगर हम पिछले सालों की बात करें तो किस तरह की गेम्स का इनकाद किया जाता था और ये पिंक गेम्स किस तरह मुख्तलिफ हैं? पहले भी एनुअल इवेंट होते रहे हैं, ठीक है, उसके खेलों के हवाले से, लेकिन इसको ज़्यादा जो है वो नज़्म ज़ब्त और ज़्यादा प्लानिंग के साथ करवाया जा रहा है। मैं कल भी वो जो मिनिस्टर हैं हमारे फैसल अयूब, मैं उनकी फेसबुक वॉल पे देख रहा था। यहाँ तो ये हमारी शख्सियात नहीं मिलती, यहाँ पे तो लोकल ऑफिसर्स ही होते काम कर रहे होते हैं। लाहौर में मरीम नवाज़ ने अपने सारे जो मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो सारे पिंक गेम्स पर लगाए हुए हैं और वो इस पर इंतज़ाम देख रहे हैं और ताकि बेहतर से बेहतर अंदाज में हो सके। और 9 की 9 डिवीजन्स, ये एक स्टूडेंट्स के लिए आपने बात की कि इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए, अब जो मुल्तान के एक देहाती इलाके से उठ के लाहौर जाके खेल रही है बच्ची, लाहौर जाके खेल रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटी मौजूद है, एक्सपोजर की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लिया और बहुत ही अहम चीज़ों पे आज हमने डिस्कशन की। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक नए गेस्ट होंगे, एक नया टॉपिक होगा। तब तक अपने मेज़बान का इंतजार कीजिएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ शकील सुल्तान मौजूद थे, जिनसे हमने तफसीलन एजुकेशन सेक्टर के हवाले से गुफ्तगू की। ख़ास तौर पर जॉब फेयर के हवाले से हमने बहुत ही अहम टॉपिक है जो बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इसी के साथ लॉ स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा मसला था कि अब उनका आगे क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या है, क्योंकि एक साल उन्होंने फ़ी अदा की, क्लासेस अटेंड की और लेकिन उनको इम्तिहान में नहीं बैठने दिया गया। तो जिन भी स्टूडेंट्स का मसला है वो जाके रजिस्ट्रार ऑफिस से इस मसले को रिजॉल्व करवा सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा भी आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है ओवर थिंकिंग के हवाले से। ओवर थिंकिंग क्या है? अक्सर लोगों को ये आदत होती है कि वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं, वो रियलिटी को एस्केप करते हैं। ऐसा क्यों होता है और इस ओवर थिंकिंग के साइकिल से हमने बचना किस तरह है? दूसरा, ये दीगर बीमारियों के साथ किस तरह लिंक्ड है? ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी को क्या लीड करती है या फिर इसकी वजह से फिर हम डिप्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं? तो इस पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद अब्बास साहब, जो कि बड़े मारूफ साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी सर, आप प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जी, थैंक यू वेरी मच। आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। सर, मैं चाहूँगा आसान अल्फाज में लेकिन टेक्निकल रहते हुए ओवर थिंकिंग को ज़रा डिफ़ाइन कीजिएगा, ये क्या है? ओवर थिंकिंग आमतौर पर जो समझा जाता है ना, जैसे सारे ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। हालांकि ओवर थिंकिंग ज़रूरत से ज़्यादा सोचना नहीं होता। हर इंसान के अंदर सोचें एक ख़ास तादाद के अंदर ही हर इंसान वो सोचता रहता है, 24 आवर वो सोचता रहता है। ओवर थिंकिंग का असल मतलब ये होता है कि अनकंट्रोल्ड थिंकिंग, यानी ऐसी थिंकिंग आ जाए जिनके ऊपर इंसान को कंट्रोल ना हो और वो ऑटोमेटिकली आई जाए और वो उसको कोशिश करने के बावजूद उसको रोक ना सके। मैं इसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि जैसे अभी तो मैं अपनी मर्ज़ी से हाथ हिला रहा हूँ, मेरा इसके ऊपर कंट्रोल है, मैं इसको यहाँ रखूँ, इसको यहाँ रखूँ, जहाँ भी रखूँ।
लेकिन आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ ऐसे हिलते रहते हैं, ऐसे हिलते रहते हैं, अब उनका उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसी तरीके से वो थिंकिंग जब हमारे कंट्रोल में ना आए और तो हम उसको कहते हैं कि ये ओवर थिंकिंग हो रही है। तो ये किसी भी इंसान के साथ किसी वक्त भी ऐसी सूरत हाल हो सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसका एक मसला उनको हो जाता है, और वो मसला ये होता है कि वो जानते नहीं हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोका जाए, क्योंकि इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जिन पर हम आगे अभी बात करेंगे, तो वो हम समझेंगे कि इंशाल्लाह ये ओवर थिंकिंग ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं वजूहात पे हम आ जाते हैं कि ओवर थिंकिंग की वजूहात क्या होती हैं। और अक्सर लोग ना, हमने भी देखा है कि वो अपनी रियलिटी को एस्केप करते हैं, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाते हैं। कोई जैसे वो कहते हैं ना, लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का बंदे को अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। वो कोई कॉन्फ्रंटेशन हो गई, किसी के साथ कॉन्फ्रंटेशन हुई, उसके बाद वो घर जाएंगे, उसको सोचेंगे कि अच्छा मैं अगर ऐसे बात करता या उसको मैं ऐसे जवाब देता तो फिर मैं हीरो बन जाता, तो फिर वो उसमें खुश हो जाते हैं। ये भी क्या ओवर थिंकिंग है, ये एस्केपिज्म फ्रॉम द रियलिटी? बिल्कुल, ये ओवर थिंकिंग है। ठीक। यानी कि सोचों में स्टक हो जाना, किसी एक ख़ास बात के ऊपर, किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर वो आगे की सोच को ना लेना, उनके सॉल्यूशंस की तरफ ना चलना, बल्कि उसी एक ख़ास बात के ऊपर सोचे रहना। जैसे अभी आपने कहा कि काश ऐसा हो जाता, काश मैं ये कर लेता, यानी वक्त गुजरने के बाद जब वो उन सोचों में फंसते हैं तो वो फिर उसी के ऊपर सोचे चले जाते हैं और उस वक्त के ऊपर अपने आप को कर्ज करते रहते हैं कि मैं यूँ कर लेता या ऐसा हो जाता। हम ये जो परेशान रहते हैं ना, ये ओवर थिंकिंग के अंदर, ये बेसिकली इन्हीं दो वजूहात के ऊपर होती है। या तो हम अपने माजी के जो रेग्रेट्स होते हैं, जो हम करना चाह रहे होते हैं, वो उस वक्त हमने किया नहीं होता, या लोगों ने जो हमारे साथ किया होता है उसकी सोच हमारे दिमाग में फंसी हुई होती है और हम ये चाह रहे होते हैं कि काश ऐसा ना हुआ था। या फिर ये मुस्तकबिल के अंदेशे होते हैं कि हम मौजूदा हालात की ऑब्जर्वेशन करते हुए कुछ चीज़ों को ऐसा पाते हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और उनसे हम नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं कि इससे आने वाले वक्तों में ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, और फिर इसी लूप में हम जब फंस जाते हैं। सर, हमारे साथ रिपोर्टर रोही टीवी नाज़रीन मौजूद हैं, हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें वेदर के हवाले से आगाह करेंगे। इस वक्त वेदर की क्या सूरत हाल है? जी हसन, क्या सूरत हाल है वेदर की? जी, त्यामा, शहर-ए-औलिया, मुल्तान और गिरदो-नवाह की अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो त्यामा आज मुल्तान शहर का मतला बिल्कुल साफ़ रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरज अपनी आबोताब से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ जो सर्द हवा चलने का सिलसिला है वो जारी व सारी है। और सर्द हवा चलने की वजह से मुल्तान शहर में सर्दी की शिद्दत भी महसूस की जा रही है। वैसे अगर ओवरऑल टेम्परेचर और वेदर के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान शहर का मौसम नुमाया हद तक तब्दील हो चुका है और गुज़िश्ता एक हफ़्ते से दिन के औकात में सूरज अपनी आबोताब से चमकता हुआ दिखाई देता है और जो टेम्परेचर है दिन के औकात में वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदो नवाह का 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब भी आज कदरे बेहतर है, जो कि 85 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़िश्ता दिनों की निस्बत कुछ हद तक बेहतर रहता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 113 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान आज 10वें नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बारिशों के एज सच को इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। आज अगर सुबह सवेरे के औकात में मैक्सिमम हवा चलने की जो रफ्तार है उसकी बात की जाए तो मैक्सिमम हवाएं वो तकरीबन 36 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की गई, लेकिन अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त मुल्तान शहर में तकरीबन 24 से 28 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का सिलसिला जारी है। मज़ीद महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पूरा दिन इसी तरीके से हल्की फुल्की हवा चलने का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, लेकिन बारिशों के कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। जी, बहुत शुक्रिया हसन, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वेदर की। नाज़रीन, जिस तरह हसन बता रहे थे कि नुमाया हद तक हमें नज़र आ रहा है कि वेदर तब्दील हो गया है, तो अब कुछ दिन हसन बता रहे थे कि गर्मी रहेगी और उसके बाद फिर दोबारा हो सकता है कि ठंडी हवाएं एक दफ़ा आएँ। तो ये जो बदलता हुआ मौसम है, इसी में हमने अपनी सेहत का ख्याल रखना। जिस तरह मैंने अपने आज के प्रोग्राम के इब्तदाई में भी बात की थी कि इसी बदलते मौसम के वक्त ही हम थोड़ी बदएहतियातियाँ करते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, ये मौसम तो बदल रहा है, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं, मार्केट की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। सलमान ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, क्या सूरत हाल है मार्केट की? जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान शहर में खुद साख्ता महंगाई करने वाला नासर के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया कोई भी कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आ रही।
रमज़ान से कबल ही जो सब्ज़ियाँ और फल हैं उनके नरखों में इजाफ़ा होना शुरू हो चुका है और इस वक्त शहरी जो है वो महंगे दामों सब्ज़ियाँ और फल जो है वो ख़रीदने पर मजबूर है। बात करेंगे इस वक्त सब्ज़ियों की, तो इस वक्त अदरक का सरकारी नर्ख जो है वो 284 रुपये है, मगर आम मार्केट में ये 400 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त हो रहा है। करेला जो है वो 160 रुपये, मगर मार्केट में 200 से 220 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। देसी लहसुन जो है वो 225 है और चाइना लहसुन का सरकारी नर्ख जो है वो 480 है, मगर मार्केट में ये 500 से 550 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त हो रहे हैं। सरकारी नरखों में आलू 20 रुपये है, शलजम और मूली जो है वो 22 रुपये रखा गया है, मगर मार्केट में ये 35 से 40 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त हो रहा है। पालक का सरकारी नर्ख जो है वो इस वक्त 30 रुपये, मगर मार्केट में 50 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। साग और मेथी जो है वो भी मार्केट के अंदर जो है 60 से 70 रुपये किलो के दरमियान जो है फ़रोख्त हो रही है। सरकारी नरखों में बैंगन 54 है और मार्केट के अंदर ये भी इस वक्त 70 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त हो रहा है। दूसरी सब्जियों की बात करते चलें तो टिंडे जो हैं वो 50 रुपये और टमाटर जो है वो 90 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरीके से मार्केट में अगर गाजर की बात की जाए तो गाजर जो है वो 60 रुपये, घिया कद्दू जो है वो 150 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। फलों की बात करते चले तो कंधारी अनार का सरकारी नर्ख जो है वो 520 रुपये, पपीता जो है वो 230, चीकू जो है 240 और सेब जो है 332 रुपये उसका रेट मुख्तस किया गया। मगर मार्केट में अनार जो है वो 650 है, चीकू जो है और पपीता जो है वो 300 रुपये, जबकि सेब जो है वो 450 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी रेट जिसके मुताबिक बेर जो है वो 180 रुपये, अमरूद 135 रुपये किलो तक जो है वो मुख्तस किया गया, मगर मार्केट में बेर जो है वो 430 और खरबूजा और अमरूद जो है वो 220 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फ्रूटर का रेट 92 रुपये है और किन्नू 150 रुपये, जबकि केले जो है वो 160 रुपये दर्जन जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि रमज़ान से कबल ही इस खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करें ताकि शहरी सस्ती म्यारी सब्ज़ियाँ रमज़ान के लिए भी ख़रीद सकें। जी, बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने तफसीर नगाह किया कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह सलमान बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा गैप हमें नज़र आ रहा है, जो मार्केट के रेट्स हैं उसमें और जो सरकारी तौर पर नर्ख तय किए जाते हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि एक्चुअल रेट्स पे लोगों को चीज़ें मैसर हों। रमज़ान आने वाला है, अगर रमज़ान में भी इस तरह की गराह फरोशी का बाज़ार गर्म रहेगा तो लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा और लोग जो है वो सस्ते दामों चीज़ें नहीं खरीद सकें। उम्मीद करते हैं कि इन मसाइल का हल निकाला जाएगा और वो जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और इसी के साथ पीरा जो है वो भी फ़ाल होगी और इस गनाह फरोशी का कला कमा किया जा सकेगा। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ओवर थिंकिंग के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ओवर थिंकिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। जाहिद साहब हमें समझा रहे थे कि बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोगों में ये होता है कि वो माजी के ख़यालात के ऊपर इतना सोचते रहते हैं, रिग्रेट्स होते हैं कि हमने ये कदम क्यों नहीं उठाया। कुछ लोग फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हुए कदम नहीं उठाते बल्कि प्लान ही करते रह जाते हैं। तो इस हवाले से तफसील बात कर लेते हैं। जाहिद साहब, बिल्कुल सही बताया मैंने जी, कुछ लोग माजी के सर्कल में फंसे रहते हैं और कुछ लोग फ्यूचर के अंदर फंसे रहते हैं। ऐसा ही है, ओवर थिंकिंग इसी का नाम है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो माजी की चीज़ें होती हैं ना उसके ऊपर ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है। अच्छा। फ्यूचर के हवाले से तो ये है कि अचानक कोई एक सूरत हाल सामने नज़र आई तो फौरी तौर पर बंदा उसके सोल्यूशन में लग जाता है। एंग्जाइटी जैसे पैदा होती है। ये बात करना कि एंग्जाइटी की वजह से इंसान को जो है वो ओवर थिंकिंग होती है, ऐसा नहीं है, बल्कि जब ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है तो उसके ऊपर एंग्जाइटी स्टार्ट होती है और एंग्जाइटी का ताल्लुक आमतौर पर फ्यूचर के मामलात के साथ ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स भी तो है ना जाहिद साहब, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। जैसे कोई ख़तरा हमें नज़र आएगा या हमने कोई डिसीजन लेना है तो हमारा वो एक्टिव हो जाता है ब्रेन का वो पार्ट जिसमें हमने थिंकिंग करनी है। तो वो कितना नेचुरल क्या चीज़ है और ओवर थिंकिंग को फिर आप उसमें किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? ये असल में ना हमारे ओल्ड जो प्रिमिटिव ब्रेन है ये उसका सारा है। अच्छा। मतलब एक सिलसिला होता है ना, ये कदीम वक्तों से ही, जब इंसान का न्यू ब्रेन इतना भी डेवलप नहीं हुआ था तो उन्हें किसी खौफ का जब सामना होता था तो उनके पास फिर दो रिस्पांस होते थे। यानी एकदम से उनका एड्रेनलिन रश किया और उस के प्रेशर की वजह से या तो वो फिर मतलब एक जंगल के एक आदमी जा रहा होता था तो उसको अगर कुछ सामने शेर का सामना होता था, अब उसके पास दो ही ऑप्शन होती थी, या तो वो शेर से लड़ जाता होता था या फिर वो वहाँ से भाग जाया करता था। तो इस तरीके से वो अपने उस हल को निकालता था।
लेकिन गुज़रते वक्तों के साथ जैसे जैसे उसका न्यू ब्रेन डेवलप करता गया, उसके अंदर थिंकिंग, लॉजिकल, ये वाली सारी चीज़ें आती गई, तो इंसानों ने फिर उसके अंदर सोल्यूशंस की तरफ आना शुरू कर दिया। तो ये फ़्लाइट या फ़ाइट रिस्पॉन्स जो आपने बात की है, ये तो फ़ौरी तौर पर इंसान से फ़ैसला करवाता था और उसके ऊपर अमल करवा देता था। तो वहाँ पर ओवर थिंकिंग वाला तो ऐसा कोई वो सूरत-ए-हाल सामने नहीं आती। ओवर थिंकिंग जिसे आप कहते हैं वो तब स्टार्ट होती है जब हम उन चीज़ों के ऊपर बेबसी महसूस करना शुरू कर देते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं हैं, लेकिन हम चाहते ये हैं कि इनके ऊपर हमारा इख्तियार हो और हम इन मामलों को अपने तरीक़ों से सुलझाना शुरू कर दें और उनको करना शुरू कर दें, लेकिन वो उनसे हो नहीं रहा होता। तो वो फिर उनके अंदर सोचें इस प्रेशर के साथ शुरू हो जाती है कि वो फिर काश और वो इस तरह से ना कोई ऐसी अनहोनियों के उसमें आ जाते होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ होना शुरू हो जाए जिससे मेरा ये मसला को हल हो जाए। तो वो मुसलसल उसके ऊपर सोची जा रहे होते हैं। ये इस थिंकिंग का ताल्लुक ये होता है कि वो किसी एक ख़ास बात के ऊपर ही बार बार वो सोची जा रहे होते हैं। उसका अक्सर जब हम इसके कुतुब पढ़ते हैं साइकोलॉजी के हवाले से, तो वहाँ पर लिखा जाता है कि जो हाईली इंटेलेक्चुअल या हाईली इमेजिनेटिव पर्सन्स होते हैं उनके अंदर ये मसाइल ज़्यादा होते हैं। ऐसा ही है या हर किसी में ये मसला हो सकता है? ये तो पंजाबी में भी हमने सुना है कि सोचा नहीं तो मौजा ही मौजा। तो जो लोग वो फिर सोचते हैं वो फिर सोचते ही चले जाते होते हैं। तो बेसिकली ये इंसान के कॉन्शियस अनकॉन्शियस का ताल्लुक है। वो लोग जो कॉन्शियसली ज़्यादा वर्क करते हैं उनके साथ ये मसला ज़रा कम होता है। जो कॉन्शियसली काम नहीं करते, जिनका अनकॉन्शियस, उनका गेट जो है सब कॉन्शियस वो ओपन रहता है, तो वहाँ से ख़यालात की जलगार इतनी ज़्यादा आती रहती है कि वो उनको मैनेज नहीं कर पाते और उस ओवर थिंकिंग के प्रेशर में वो परेशान रहते हैं। ये मतलब सोचें कंटेजियस होती हैं। ये एक सोच से दूसरी सोच खुद जनरेट होती रहती है। हमारा दिमाग मैरेकुलसली बड़ी हैरानकुन चीज़ है। इसके अंदर बस सिर्फ एक क्लू, एक ख्याल जाना चाहिए, उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ना ख्यालात को जन्म रहते हैं। यानी एक जैसे ख्यालात फिर एक जैसे ख्यालात को अट्रैक्ट करते हैं। जब वो ख्यालात इकट्ठे होते रहते हैं तो वो ख्यालात मिल के वो फिर एक आइडिया बनना शुरू हो जाते हैं। वो एक पूरी कहानी बनना शुरू हो जाते हैं। और वो जो कहानियाँ बनती हैं वो चूँकि हमारे अपने दिमाग की कहानियाँ होती हैं, हम उनसे डिनाई भी नहीं करते, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी किसी चीज़ को गलत नहीं कहता। वो कहता है मेरे दिमाग के अंदर जो बातें पैदा हो रही हैं ये एक्जैक्टली ऐसा ही है, जो मैं सोच रहा हूँ ये वैसा ही होता है। तो इन कहानियों के साथ बस ये दो प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो ये है कि ये जो हमारे दिमाग में कहानियाँ बनती हैं ये हमेशा किसी खुशगवार एंड पे ख़त्म नहीं होती। ये हमेशा एंड पे जब कहानी ख़त्म वो एंड पे जा रही होती है तो लुट्टे गए, मारे गए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी एक ट्रेजिक एंड पे जाकर रुकती हैं। दूसरा इनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम इनके ऊपर यकीन कर लेते हैं कि ये जो मैंने सोचा है ये सच है। यानी जब हम उसको मान लेते हैं कि ये सच है तो यहाँ से वो परेशानी और फिर दिमाग हमारा स्टार्ट हो जाता है कि अच्छा अब ऐसा हो गया तो फिर मेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा। तो वो स्टक हो जाता है उस एक ख़ास बात के ऊपर जिसके ऊपर उसकी अनकंट्रोल थिंकिंग। अच्छा, जैसे आप ये बता रही हैं कि अक्सर लोग जो इन सोचों में मुब्तला होते हैं वो यही सच समझना शुरू हो जाते हैं, तो फिर इस साइकिल को ब्रेक किस तरह? फॉर एग्जांपल एक शख्स है, वो उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई सहाफ़त के शोबे से, अब उसको एक मसला आया, उसने कहा कि इसमें हो सकता है कि कोई डेफेमेशन का केस हो जाए मेरे पास, हो सकता है कोई लाइबल लॉ मेरे अगेंस्ट लगा जाए, हो सकता है मुझे इसमें कोई फना मसला हो जाए। अब वो तो अपने एक्सपीरियंस से सोच रहा है और उसको पता है कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, उसने अपने एक्सपीरियंस से देखी हैं। तो कहाँ पर ये ओवर थिंकिंग बन जाती है? अगर वो प्रैक्टिकल स्टेप ले रहा है, इससे भी बचना है मैंने, इससे भी बचना है, इससे भी बचना है, और फिर मैंने कोई फ़ैसला लेना है। हम ये कहते हैं ना कि सही डायरेक्शन होगी तो इंसान को उसके सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्शन होना एक अलग बात है, उस डायरेक्शन के अंदर अपने सारी सोचों की और अपने सारे अमल की जो अलाइनमेंट है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना खाली डायरेक्शन जो है वो आपको कहीं नहीं पहुँचाती। तो एक्शन जो है ये हमेशा जो हमारे खौफ हैं उनका बेहतरीन इलाज ये होता है कि हम उस एक्शन को करने लग जाएं, लेकिन जब तक हम उस एक्शन में नहीं पढ़ते तब तक हम उसका वो कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। और ये अभी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि ऐसी चीज़ें जिसके को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तब आप ओवर थिंकिंग में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये जब जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो फिर अल्लाह ताला के हाथ में है। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि हम तकदीर पर इत्तेफाक करें कि अल्लाह ने जो लिखा है इवेंचुअली फिर वही होना है। हमने जितनी मेहनत करी थी हमने कर ली, हमने जो गोल अचीव करना था हमने कर लिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। एक बड़ी खूबसूरत दुआ है। अब ये दुआ ना तो कुरान से है ना हदीस से है, लेकिन एक चलती आ रही है हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस के अंदर ना ग्रुप पे, उसमें पढ़ते हैं। वो दुआ ये है
कि ऐ अल्लाह हमें इतना सुकून दे कि हम उन मामलात को तस्लीम कर सकें जो हमारे बस में नहीं है, और हमें इतनी हिम्मत दे कि जो हमारे बस में उनको कर सके। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। फिर वो कहता है इतनी समझ भी दे कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क कर सकें। असल मसला कहाँ पे है? इन बातों में हम फ़र्क नहीं कर पाते कि कौन सी मेरे बस में और कौन सी मेरे बस में नहीं। मतलब मिसाल के तौर पे बच्चे के बस में ये है कि वो एग्ज़ाम से पहले दिन रात लगा के स्टडी कर और पास हो जाए। रिज़ल्ट क्या आएगा ये उसके बस में नहीं है। अब परेशान वो कहाँ पर होगा? जब वो रिज़ल्ट के ऊपर फोकस करना शुरू कर देगा, जो उसका काम नहीं है, जो अल्लाह के करने का काम है। तो वो ज़ाहिर है फिर अब उसने एग्ज़ाम भी दे दिया, सारा कुछ कर दिया, अब जो उसके बस का नहीं है उसको वो लेट गो लेट गॉड करे ना, कि वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दे। उसे अपनी जो मेहनत की हुई है उसके ऊपर उसे पूरा भरोसा होना चाहिए। लेकिन वो क्या सोचता रहेगा जब तक रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए, उसके लिए वो कोशिशें, कुछ लोग तो फिर और कोशिशें भी स्टार्ट कर देते हैं कि किसी तरीके से रिज़ल्ट अच्छा है। तो इस तरीके से उनकी परेशानियाँ बढ़ती चली जाती हैं, सिर्फ इस फ़र्क को ना समझते हुए। वह मिसाल के तौर पे हम अपने माजी को तो चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल, हम अपने मुस्तकबिल को असरअंदाज हो सकते हैं। मतलब आज जो हाल है प्रेजेंट पे काम करके, मतलब मैं आज जो कुछ हूँ वो मैं अपने माजी के अमाल के नतीजे में हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा उसका दारोमदार मेरे आज के ऊपर है। आज मैं जैसा करूँगा मैं वैसा ही आइंदा बनना शुरू हो जाऊँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने माजी को तब्दील कर लूँ तो मैं अपने हाल में आज काम करना शुरू कर दूँ, ताकि मुस्तकबिल में जाकर मैं जब वापस देखना शुरू करूँगा माजी, तो मेरे माजी का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। अब कंट्रोल मेरा माजी के ऊपर नहीं है, लेकिन मेरी सोचें मुझे क्या कहती हैं, काश ऐसा ना होता, काश मैं वैसा कर लेता, काश वो मेरी बात को मान लेता, काश उस वक्त मुझसे कोई सही फैसला हो जाता। तो हम पूरी कोशिश करते हैं माजी को चेंज करने की। अगर हम सिर्फ इतनी बात को अंडरस्टैंड कर लें कि माजी ऐसी चीज़ है जिसकी कोई भी चीज़ हमारे आने वाली ज़िंदगी में हमारे काम नहीं आ सकती, ना रंज, ना गुस्सा, ना दुख। एक्चुअली हम फंसे क्या होते हैं माजी के इमोशंस में फंसे हुए होते हैं। माजी के वाक़यात तो एक फ़िल्म की तरह हमारे चलते रहते हैं, और फिल्म हमें वही डिस्टर्ब करती है जिसके साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है। लेकिन अगर किसी फिल्म के साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट ना हो तो वो तो एक स्टोरी है। अच्छा, वो तो हम देख के आ जाएंगे और किसी को हम बता देंगे, डिस्टर्ब करोगे जब इमोशंस। तो माजी के साथ जब हम अपने इमोशंस को अलग नहीं कर पाते तब तक हम उसमें डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन अगर इमोशंस को अलग कर दें तो फिर माजी हमारी सिर्फ एक स्टोरी की तरह रह जाएगी जो किसी भी इंसान को कभी डिस्टर्ब नहीं कर। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लोग जिनका एक ताल्लुक़ था लेकिन वो किसी वजह से वो ताल्लुक़ टूट गया। एक तो वो फिर वो उस साइकिल में फंसे रहेंगे कि काश में, एक वो शख्स जिसको कोई दूसरा शख्स पसंद है लेकिन उस शख्स को ये शख्स पसंद नहीं है, तो ये वाला भी एक साइकिल चलता रहेगा। तो इस चीज़ में तकदीर कहाँ पर आती है, और ये जो साइकिल है इसको किस तरह, जो ओवर थिंकिंग का साइकिल है, इसको किस तरह ब्रेक किया जा सकता है? इन दोनों सिचुएशंस में बताइएगा। इसमें यह है कि देखिए, माजी से सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ हम आज के हाल में फ़ायदा उठा सकते हैं। यही सीन जो अभी आपने क्रिएट किया, इसमें माजी में क्या है कि माजी में जो कुछ हुआ, मतलब इसने पसंद किया और उसने नहीं पसंद किया, किन वजूहात पर पसंद नहीं किया, तो आज उसे चाहिए कि वो उससे सीख ले, अपनी उन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दे जो कि वो उसकी नापसंदीदा माजी में रही हैं किसी शख्स के हवाले से, ताकि आइंदा अगर ज़िंदगी में ऐसा दोबारा मौका आए तो कम से कम वो ना। यानी माजी में जो कुछ हुआ उससे हमने जो सबक सीखा वो वाहिद चीज़ है जो आज हमारे हाल में हमारे काम आएगी और हमारे मुस्तकबिल को बेहतर करेगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, हमें दुनिया में किसी आदमी से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि हर आदमी हमारी ज़िंदगी में आता है और हर आदमी हमारी ज़िंदगी से गुजर जाता होता है। नए लोग आते जाते रहते हैं। सिर्फ वाहिद खून का रिश्ता ऐसा है जो माजी में भी हमारे थे, जो आज हाल में भी हमारे हैं और मुस्तकबिल में भी हमारे हैं। हमारे माजी में जो माँ बाप थे हम उनको कभी नहीं निकाल सकते, हाल में मुस्तकबिल में लेके चलेंगे। हमारे बहन भाई हमसे कभी नहीं हो सकते, हमारे बच्चे हमसे कभी नहीं हो सकते। तो खून के रिश्तों के अलावा बाकी जितने रिश्ते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। तो दो चीज़ें हैं, जब इन दो चीज़ों को लेके हम इनके साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, एक सीखे हुए सबक और एक खून के रिश्ते, तो इससे हमारे हाल और मुस्तकबिल के ऊपर फ़र्क पड़ता है। हाल और मुस्तकबिल पर फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस का भी बताइएगा। एक बड़ा रोंडा वायरन की किताब भी है द सीक्रेट, जिसमें वो कहती हैं कि आप सोचें, पॉजिटिव सोचें और आपके इर्द गिर्द सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो वो ओवर थिंकिंग से किस तरह मुख्तलिफ है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है उसको, वो बताइए। बॉब विक्टर का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसे लॉ ऑफ अकोमुलेशन भी कहते हैं, कि एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं।
तो बिल्कुल जैसे अभी मैं एक मिसाल दे रहा था कि हम अपने दिमाग में कौन सी सोच और कौन सा ख्याल डालते हैं। अगर तो हम एक पॉजिटिव ख्याल डालेंगे तो हमारे दिमाग में पॉजिटिव ख्यालात अट्रैक्ट करेंगे, उसको जनरेट करेंगे। अगर नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। हमारा दिमाग एक ऐसी खेती की तरह है, इसमें जो बीज बोएंगे वही हम फसल काटेंगे। तो जब एक जैसे ख्यालात को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ, हम इस ख्याल के ताबे हो जाते हैं जिस ख्याल को हम अपने दिमाग में परवरिश पाने की इजाज़त दे देते हैं। ठीक है। मतलब मैंने अभी लाहौर जाना है, अब मैं अपने दिमाग को पॉजिटिव असर्ट करूँगा कि मुझे लाहौर जाना है। अब इसके बाद मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं दिमाग के लिए। दिमाग क्या करेगा, इसके ऊपर सोचेगा, ख्यालात को अट्रैक्ट करेगा, एक प्लान बनाएगा और आपको लाहौर पहुंचाने का पूरा आपके रोड मैप दे देगा। वो आपसे कहेगा अच्छा आप तैयारी कर लो, जिसके पास जाना है वहाँ पे कॉल कर लो, वेदर देख लो, जो काम करने उसकी टाइमिंग सेट कर लो, इतने बजे की टिकट करा लो, वहाँ पहुँच जाओ। अच्छा, अब अगर मैं दिमाग को ख्याल ये देता हूँ नहीं मुझे लाहौर नहीं जाना, तो मेरा दिमाग मुझे जाने के हवाले से एक भी मशवरा नहीं देगा। वो उन ख्यालात को अट्रैक्ट करेगा जो मुझे नहीं पहुंचाएंगे। वो कहेगा नहीं आज तो थके हुए हो, नहीं जाना, आज तो वहाँ का वेदर ठीक नहीं है, नहीं जाना, आज तो जिससे मिलना है वो तो आगे मसरूफ़ होगा, आपको तो यहाँ शाम को एक शादी भी अटेंड करनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नहीं जाएंगे, वक्त ज़ाया होगा। तो हमारा दिमाग क्या करता है, उसी लॉ के तहत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। व्हाट वी थिंक वी बिकम। जिस तरह की सोचों को हम इजाज़त देंगे हम वैसा ही बनना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसमें कितना ज़रूरी है कि वो लोग जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या आगे उनके फ्यूचर गोल्स हैं, उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन, जैसे आप कह रहे हैं कि एक अच्छा जो बीज है वो एक अच्छा पौधा बनेगा, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे, लेकिन इसमें कदम उठाना कितना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अपने ब्रेक पे आने के बाद मैंने एक बात की थी कि कुछ लोग उसी सोच में गुम होते हैं, वो अपने आप को अफसर भी बना लेंगे, वो उसकी इख्तियारात भी इंजॉय कर लेंगे, लेकिन अभी मेंटली है, सब कुछ इंजॉय कर लिया उसके बाद सो जाएंगे। तो इस लूप में से कैसे निकलना है? इसमें पहली बात तो ये कि अगर तो वो कोई पॉजिटिव उनका प्लान है, जैसे आप वो कह रहे हैं कि उसने सोचा कि मैं एग्ज़ाम पास करूंगा, अफसर बनूंगा, तो ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, इनको करना चाहिए। लेकिन अगर वो यही कोई एक नेगेटिव ख्याल अपने आप को दे देता है कि मैं ये एक काम करूंगा जो बज़ाहिर गलत है और उस काम को करते हुए वो मेंटली एंजॉय कर लेता है और उसको इमेजिनेशन में वो देख लेता है, तो फिर यकीन रखें कि अगर उसने इसके ऊपर वो काम नहीं किया कि इस ख्याल से निकले, तो एक दिन आएगा कि उससे वो वैसा हो जाएगा। अच्छा, उससे वैसा हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं ये कहता हूँ कि इंसान का जो मुस्तकबिल है वो उसके ख्यालात के ऊपर मुनहसर है। जिस तरह के वो ख्यालात अपने दिमाग में सोचेगा वैसा उसका मुस्तकबिल बन जाएगा। क्योंकि ये तो एक पूरी हायरार्की है ना कि एक ख्याल जब अपने जैसे ख्यालात को अट्रैक्ट करेगा तो वो ख्यालात मिलके उसका एक आइडिया बना देंगे, फिर एक आइडिया अपने जैसे आइडियाज़ को अट्रैक्ट करेगा, वो उसके लिए एक प्लान बना देंगे, वो प्लान अपने जैसे प्लान को अट्रैक्ट करेगा तो उसके एक्शन में आ जाएंगे, जब उसके एक्शन में आ जाएंगे तो उसकी आदत बनना शुरू हो जाएंगी, उसकी आदत एक दूसरी आदत को अट्रैक्ट करेंगी तो वो फिर उसकी पर्सनैलिटी बन जाएगी, फिर ऐसी पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी जो उसके फ्यूचर के ऊपर असरअंदाज होना शुरू कर देंगे। तो कहाँ एक ख्याल उसके मुस्तकबिल को डिटरमिन करता है। वो इसलिए कहते हैं कि हमेशा मुस्बित और पॉजिटिव सोचा करें, क्योंकि इससे आपका मुकद्दर होता है। और जैसा हम सोचते हैं ना, ये तो हमें ये भी पता है कि हम बार बार हम सुनते हैं ना कि गुमान करें तो भाई अच्छा गुमान करें, क्योंकि अगर गलत गुमान करेंगे तो वैसा होने लग जाता है, वो सिर्फ इसी वजह से होने लग जाता है। हमें पता है ना कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा आईना देख के कहा कि मैं जितना खूबसूरत हूँ क्या मेरी कोई कीमत चुका सकेगा। तो फिर आगे क्या हुआ, वही हुआ, बिके भी और फिर एक रुई की हड्डी के ऊपर कोई उनका मोल भी नहीं चुका पाया, इतने हसीन थे वो। तो हमारे ख्यालात हमारे मुस्तकबिल को डिटरमिन करते हैं, इसलिए हमें अपने ख्यालात के ऊपर ना वो जो कहते हैं एक चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। ठीक है, हमें अपना तजज़िया करना चाहिए, हमें अपने ख्यालात और सोचों को सुबह और शाम उनकी ऐसी छांटी करनी चाहिए कि जो नेगेटिव ख्यालात हैं उनको हमें अपने दिमागों से दूर करके सिर्फ पॉजिटिव ख्यालात को देना चाहिए। अच्छा, जैसे जाहिद साहब आप कह रहे हैं कि अच्छी सोच ही अट्रैक्ट कर रही है, उसी में आपने रहना है, इसमें कहाँ पर आपने ब्रेक भी लगाना है? जैसे वो जो एक लूप है ना, जैसे एक लूप चल रहा है, आपने उसको तोड़ना भी तो है ना, कभी प्रैक्टिकल स्टेप भी तो उठाना है। अगर आप प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठाएंगे, जिस तरह कि आपने बात की कि कोई ऐसा ख्याल आ रहा है जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस पर कदम आपने नहीं उठाना, ये कदम उठाना तो आपके इख्तियार में है, उसको किस तरह तोड़ना है इस पर तफसीलन बात करते हैं। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जाहिद साहब से एक सवाल किया था कि वो जो सोचें आ रही हैं, वो अच्छी सोच है या बुरी सोच है, लेकिन हम उसके साइकिल में फंस गए हैं, तो इस साइकिल को तोड़ना कैसे है, हमने निकलना कैसे है, इस लूप को किस तरह ब्रेक करना है। जाहिद साहब ज़रा बताइएगा कि आपने दो तरह की सोचें बताई, एक वो सोच जिसमें एक एंजॉय कर रहा है एक शख्स, और वो एक पॉजिटिव सोच है, उसने एक इम्तिहान की तैयारी की, उसने अचीव किया, अब वो अफसर बन गया। एक वो शख्स जिसने किसी गलत एक थाट आया, हमारे दीन में भी है ना कि शैतान की तरफ से कोई थाट आता है, लेकिन वो उस पर कदम नहीं उठाता, लेकिन बहरहाल वो उस पर सोचता रहता, लेकिन इवेंचुअली आपने बताया कि वो लीड करेगा। तो इन दोनों चीज़ों को लूप को तोड़ना कैसे है, और कब हमने रियलिटी में वापस आना है और मेहनत भी करनी है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और वो जो नेगेटिव सोच है उसको परवान भी नहीं चढ़ाना और उस पर कदम भी नहीं उठाना। अच्छा, जब कोई इस तरह से ऐसी सोच में फंस जाए जिसमें से उसके लिए निकलना मुश्किल हो रहा हो, और वो सोच जो है, देखिए ये जो ओवर थिंकिंग होती है ना, इसके लिए ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है कि ये सोचें बंदे को इनएक्टिव कर देती हैं। वो बंदे को कुछ करने ही नहीं देती, बंदे को एक जगह पर बैठा देती हैं, बस वो सिर्फ सोची जा रहा है, और वो सोचें जो है मल्टीप्लाई हो के ना, तो उसके अंदर ही अंदर बेड़ा गर्क कर रही होती है। सबसे ज़रूरी काम ये है, अच्छा इस ज़रूरी काम से पहले ये है कि बंदा अपना एक ना लाइफस्टाइल ऐसा बनाए, एक स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल बनाए, और उन चीज़ों के ऊपर काम करता रहे कि इस तरह की सोचों में वो फंसे ही नहीं। यानी प्रोएक्टिव अप्रोच तो ये है कि इन सोचों के शुरू होने से पहले ही उसे पता चल जाए कि ये मैं ऐसी सूरत हाल हो गई है, कहीं इसमें मैं फंस ना जाऊँ, तो मुझे इसके लिए क्या करना है। अच्छा, लेकिन अगर वो इन सोचों के अंदर वो फंस चुका है, तो इसका तरीक़ेकार ये होता है, उस इंसान को ज़रा देर से ख्याल आता है कि मैं ओवर थिंकिंग में फंसा हूँ, मैं कोई निकलूँ। उसने अपने इर्द गिर्द माहौल में जो उसके करीबी लोग होते हैं उनको उसने इजाज़त दी हो, भाई अगर कभी आप मुझे ये देखें कि मैं ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ हूँ, तो आप मुझे बताएं, मुझे इशारा करें कि मुझे लगता है कि आप कुछ ना ऐसा सोच रहे हैं जिससे बाहर नहीं निकल रहे। अब उनकी इस बात को मैं फ़राग दिली के साथ एक्सेप्ट करूं, मुझे बुरा नहीं मनाना चाहिए। उन्हें कहूँ अच्छा अगर आपको ऐसा लगता है, फिर मैं अपनी सोचों को सोचूं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं थिंकिंग ऑफ द थिंकिंग। ओके, ठीक है, थिंकिंग ऑफ द थिंकिंग ये होता है, हम में से बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। यानी अगर मैं आपसे यही कहूँ कि अभी आप मुझे बताएं पिछले 10 मिनट में आप क्या सोच रहे थे, तो आपको ज़रा मुश्किल पेश है। आप सोच ही जा रहे हैं लेकिन पता ही नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो अपनी थिंकिंग के ऊपर कंट्रोल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका तरीक़ेकार ये है कि जो लास्ट सोच आई है उससे पीछे सोचना शुरू कर दें, इससे पहले मैंने क्या सोचा, इससे पहले क्या ख्याल है, इससे पहले क्या ख्याल है, पहले से करते करते आप उस ख्याल को पकड़ लेंगे जिस ख्याल से आपकी ये ओवर थिंकिंग स्टार्ट हुई है। अच्छा, यूजुअली सर ये भी तो कहा जाता है कि दिन में कोई टाइम मुख्तस कर लें जिस वक्त आपने उस ख्याल को भरपूर टाइम देना है, और बाकी दिन आप अपने बाकी काम करते रहें, ताकि ये जो ओवर थिंकिंग की बीमारी है या ओवर थिंकिंग में से निकला जा सके। ऐसा करना ठीक है? हाँ, वो कहते हैं कि आप अपने 24 घंटे में ना, अगर आप इतने ही प्रोन टू एंग्जाइटी हैं और आपने सोचना है और आपको इसमें किसी तरह का मज़ा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर थिंकिंग को एंजॉय करते हैं। अच्छा, अगर वो आपने करना है और उसके ऊपर आप की वो जो परेशानी होती है वो नहीं निकलती, तो आप अपने आप को 24 घंटे में एक वरीइंग टाइम दे दें कि जी ये मेरा वरीइंग टाइम है, शाम से 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक बैठ जाएं और दुनिया भर की जितनी नेगेटिव सोचें हैं वो एकदम से सोच लें, उसके बाद उठें। लेकिन प्रैक्टिकली ये ज़रा बड़ा मुश्किल काम होता है कि इस तरीके से करना, क्योंकि ये तो किसी वक्त भी आपके ऊपर वारिद हो सकती हैं और ये आपको आना शुरू हो सकती है। आती भी एक्सट्रीम नेगेटिव, अक्सर जैसे आप बता रहे हैं कि नेगेटिव सोचें आएंगी और उसका फिर हमने मुकाबला करना है। अच्छा, इसमें जैसे आपने फैमिली वालों को बताया, तो अक्सर थोड़ी देर बाद तो वो तंग आ जाते हैं, वो कहते हैं यार ये तो वहमी हो, आप इसका इलाज करो जाके, आपको तो वहम की बीमारी है। एक ये वहम की बीमारी बताएगी क्या ये वही ओवर थिंकिंग की बीमारी है? और दूसरा, कब हमने आपके जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे रब्ता करना है, किस तरह के सिम्टम जब हमें नज़र आ रहे हो? देखें, किसी एक्सपर्ट से रब्ता करने का टाइम आम तौर पर वो होता है जब आपका कोई भी मसला आपके फैमिलियल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम पैदा करना शुरू कर दे। यानी जैसे आपने कहा कि इर्द गिर्द के लोग तंग पड़ जाते हैं, जब आपको लगे कि मेरी इस बिहेवियर से, मेरे इस मसले से अब ये लोग तंग पड़ना शुरू हो रहे हैं, मैं ख़ुद तो तंग हुई हूँ, ये भी तंग है, तो ये बेहतरीन टाइम होता है कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ रब्ता कर लें और अपने इस मसले को वहाँ पर हल करें। अपने तौर पर आप जो कर सकते हैं वो ये है कि ये जो अभी मैं मेटा कॉग्निशन की बात कर रहा हूँ, थिंकिंग ऑफ द थिंकिंग, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि हमारी सारी ओवर थिंकिंग का जो मरकज़ होता है वो माजी है या मुस्तकबिल, जैसे मैंने पहले बात की। तो बड़ा आसान सा तरीका है कि हम अपने आप को वहाँ से खींच के हम अपने आप को हाल में ले आएँ। अब हाल में लाने का क्या तरीका है? हाल में लाने का तरीका है, जैसे ही आपको ये अंदाज़ा हुआ कि मैं फंस गया हूँ, सोच मेरी रुक नहीं रही या किसी ने इशारा किया, आपको फ़ौरन
अपने एनवायरनमेंट में आके 5 चीज़ों को देख के उनका नाम लेना शुरू कर देना चाहिए। ये कैमरा है, ये लाइट है, तो हम साहब बैठे हुए हैं, ये 5 चीज़ों का नाम लें। आप अपने जो सुनने की हिस्स है उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हुए आप माहौल के अंदर आती हुई 5 आवाज़ों को शनाख्त करें। एक हल्की सी गूंज की आवाज़ आ रही है, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, या परिंदे की आवाज़ आ रही है, ये हो रही है। आप कोशिश करें स्मेल करने की कि आपको इस जिस माहौल में बैठे हुए हैं किसी तरह की कोई स्मेल है। जब आप अपनी सेंसेस को हाल के ऊपर लगा देंगे तो आप देखिएगा कि आपकी वो सारी सोचें एकदम से ब्लॉक हो जाएंगी और आपको खींच के वो हाल में ले आएंगी। हाल में कोई परेशानी नहीं होती, परेशानी हमेशा पीछे या यहाँ पर होती है। तो ये एक बेहतरीन तरीका होता है अपने आप को फौरी तौर पर ओवर थिंकिंग से रोकने का। इसमें आपने एक और चीज़ बताई कि फैमिली का बड़ा रोल है कि आपको वो बताएं कि हाँ जी आप जो है वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं और आपने फिर उसको एक्सेप्ट भी करना है। अक्सर औकात क्या होता है कि वो शख्स जिसकी आप बात कर रहे थे अब कि अक्सर औकात वो जो लूप में फंसा हुआ है वो एक्सपेक्ट करता है कि जिस थॉट पे मैं सोच रहा हूँ उसी लेवल पे आके मुझे जवाब दिया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जर्नलिज्म की एग्जांपल ली, एक शख्स है वो एक प्रोग्राम करने जा रहा है, वो कह रहा है कि इस प्रोग्राम में मेरे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, मेरे साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके जो सीनियर हैं वो कहते हैं यार आप ना ओवर थिंक कर रहे हैं इसके ऊपर, आप कदम तो उठाएं। लेकिन वो कहता है कि सर इसका जवाब दें कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मैं क्या करूँगा, इसका बताएं कि अगर ऐसा हो जाता है तो मैं क्या करूँगा। तो वो जो ये एक्सपेक्टेशन है कि उसी लेवल पर आकर जवाब दिया जाए, ये भी ओवर थिंकिंग की एक सिम्टम है। बिल्कुल, जो इर्द गिर्द रहने वाले होते हैं ना मिजाज आशना होते हैं। अगर तो मिजाज आशना है तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, वो फिर उसके साथ बातचीत और कम्युनिकेशन शुरू करते हैं। ओवर थिंकिंग परेशानी बनती है जब हम शेयर करना भी छोड़ देते हैं, हम उसमें फंसे हुए होते हैं। मसलन उस वक्त में हमें अपने बच्चों की कोई बात भी बुरी लगती है, हमें माँ बाप की नसीहत भी बुरी लगती है। हम उनसे कहते हैं कि मैं एक ऐसे मसले में फंसा हुआ हूँ जिसका मुझे हल तलाश करना है अपनी सोचों में। आप लोग बातचीत करके मेरा तो वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं और उसकी उन बातों से भी उसे इरिटेशन हो रही है। आप मुझे कोई मुफीद मशवरा भी नहीं दे रहे और आप मुझे कोई मुफीद मशवरा भी नहीं, ये भी वो ऐसे ही है। इसीलिए मैंने ये कहा है कि अपने आप को इस बात के लिए हर वक्त तैयार रखना कि जब मुझे इस बारे में को बताया जाएगा तो मैं बड़े खुले दिल के साथ उनकी बात को एक्सेप्ट करूंगा और उनकी बात को बुरा नहीं मानूंगा। तो जब वो ये तय कर लेता है और उसको ये बताया और उसको पहले से ये पता होगा कि ये बात तो मैंने खुद ही नहीं कही हुई है, कैसे लम्हों में आप मेरे साथ बात करें, तो वो फ़ौरन उसे ट्राई करेगा कि ये तो तब इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने इनको इजाज़त दी हुई है। उनकी बातचीत को सुने और शेयरिंग जो होती है वो इस नेगेटिविटी को और इस ओवर थिंकिंग को निकालती है। अच्छा, अगर उन्होंने ये बात की है तो वो फटाफट उनके साथ शेयर करना शुरू कर दे, उन्हें बताना शुरू कर दे कि मुझे तो ये ख्याल आ रहा है और मुझे तो ये परेशानी आ रही है, मैं तो इस सोच के अंदर मुब्तला हूँ। तो चलो, जो जिसकी ओवर थिंकिंग है ना उसे किसी बाहर से सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसको सिर्फ शेयरिंग करने की ज़रूरत होती है। जो सुनने वाले हैं उनका काम सिर्फ इतना है, वो उसकी पूरी बात को सुनने, उसके बाद उसके सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएं कि हाँ आप ठीक कर रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं, ऐसा ही है। कोई एक आध मशवरा है तो दे सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जब हम बात करना शुरू करते हैं तो डबल थिंकिंग के ऊपर चला जाता है। एक तो सोच रहा है, एक बोलते हुए सुन भी रहा है, तो बात करते हुए उसे खुद सोल्यूशन मिल जाएगा कि इसका सोल्यूशन इसका सोल्यूशन क्या है। इस पर मज़ीद भी तफसील गुफ्तगू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी चीज़ को प्लान करना और उसके हर पॉइंट को देखना कि क्या इसमें क्या क्या चीज़ की जा सकती है, ये भी क्या ओवर थिंकिंग है या ये प्लानिंग है। इस बारे तफसील गुफ्तगू करते हैं। जाहिद मौसम मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल किया था जाहिद साहब से कि क्या प्लानिंग करना भी किसी चीज़ के हवाले से वो भी ओवर थिंकिंग है कि आगे आने वाले दिनों में ये हो सकता है तो मुझे इससे बच के रहना चाहिए। कहाँ पर वो ओवर थिंकिंग बन जाती है और कहाँ पर वो सिर्फ प्लानिंग रहती है कि मैं अपने जो आगे आने वाले जो दिन हैं उसको बेहतर बना सकूँ। गोल्स के हवाले से भी लोग प्लानिंग करते हैं, तो उस पर तफसीलन बात कर लेते हैं। जाहिद साहब बताइएगा कि प्लानिंग क्या है और ओवर थिंकिंग क्या है, ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वही लाहौर वाली एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मैंने लाहौर जाना है और मैंने उसके लिए सोचना शुरू कर दिया कि मैं लाहौर जाऊंगा, मैं यहाँ से टिकट लूँगा, इतने बजे बैठूंगा और मैं उस फलां जगह पर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाऊँगा। इसमें ओवर थिंकिंग कैसे आ जाएगी? गोल जो है बगैर प्लान के तो एक ख्वाब है, बिल्कुल, और जो प्लान होता है बगैर एक्शन के ख्वाब है। ठीक है, जब तक उसके अंदर एक्शन नहीं होगा। तो प्लान तो हम कुछ भी हमने अचीव करना हो लाइफ के अंदर तो बगैर प्लान के तो वो पॉसिबल ही नहीं है।
सारा दारोमदार प्लान के ऊपर नहीं है, आपने गोल क्या सेट किया है। हाँ। अगर तो गोल पॉजिटिव है तो उसका प्लान भी वो पॉजिटिव होगा, आप उसको वो अचीव करेंगे। ओवर थिंकिंग वहाँ पर स्टार्ट होती है जहाँ पर आप उसको प्लान को करते हुए कुछ ऐसी चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं जो आपके इख्तियार में नहीं है, जैसे हमने वो बात की। या आप ये ख्याल आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है कि मैं जिन्हें जो गोल बनाया या जो प्लान बना रहा हूँ ये अचीव नहीं होगा। जैसे ही लफ्ज़ वो नहीं आया फिर वो जो भी करना शुरू कर देगा वो उसको नहीं कर पाएगा, और फिर वो नहीं जो है नेगेटिव ख्यालात यानी उस प्लान को ना करने वाले ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे। तो बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी हम सोचते हैं ना, हम अपने दिमाग को ना नेगेटिव असर्शन ना दिया करें। हम फिक्रे ना बोला करें, क्योंकि NLP के अंदर वो ये कहते हैं कि हर वर्ड जो है हमारे दिमाग के अंदर पिक्टोरियल फॉर्म में होता है, तस्वीरी शक्ल के अंदर होता है। एक वाहिद लफ्ज़ नो है जिसकी कोई तस्वीरी शक्ल नहीं है और हमारा दिमाग नो को नहीं मानता। बिल्कुल। यानी जब हम अपने दिमाग को कोई नो के साथ असर्ट करते हैं तो उसके फिर नेगेटिव असरात आना शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे मैं ये कहूँ कि आंखें बंद करें और अपने घर का गेट ना देखें, तो हुआ क्या कि घर का गेट नज़र आ जाता होता है। तो इसलिए जब हम किसी प्लान को करते हुए उसमें लफ्ज़ नहीं लगा के कुछ हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके असरात जो हैं वो फिर उलट आना नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें बचपन का कितना अमल दखल है? हम अक्सर कहते हैं कि वो बच्चे जिनके ऊपर थोड़ी सी मोहब्बत या शफ़क़त उस तरह की नहीं रखी गई तो वो अपनी एक रियलिटी बनाना शुरू कर देते हैं जिसके अंदर वो हमेशा वो नेगेटिव चीज़ ही सोचते हैं और फिर बच के रहते हैं। अगर बाप ज़्यादा गुस्से वाला है तो किस तरह मैंने रहना है, माँ ज़रा थोड़ा सा, या आपस में पेरेंट्स के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो उस हवाले से उस बच्चे पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। बचपन के असरात जो हैं जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं बचपन के, वो सारी ज़िंदगी के ऊपर होते हैं। क्योंकि जब बच्चा होता है ना तो उसका दिमाग जो है वो ग्रो कर रहा होता है, नशो नुमा कर रहा होता है। वो पैदा होते ही एनवायरनमेंट से सारे उसने वो सीखे हुए नहीं होती चीज़ें, तो वो वक्त के साथ साथ सीख रहा होता है। जैसे जैसे फिर उसकी ग्रोथ हो रही है, जो उसके साथ पेश आया हुआ होता है उसके असरात उसकी सारी ज़िंदगी के ऊपर होते हैं। पेरेंट्स लड़ाई झगड़े वाले हैं तो दबा हुआ बच्चा होगा, उसको उसकी कंपटीशन वाले माहौल में उसे रखा गया है, कंपैरिजन वाले माहौल में रखा गया है, तो उसके भी उसकी शख्सियत के ऊपर असरात होंगे। छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो सारी ज़िंदगी उसको उसके साथ उसका पीछा करते रहते हैं। बचपन का जो टाइम होता है ये रोक टोक वाले माहौल में बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं। कहते हैं जो बचपन होता है वो माँ बाप के लिए बच्चों को शहज़ादों की तरह पालना चाहिए, आका की तरह पालना चाहिए, उनकी बातों को तस्लीम करना चाहिए क्योंकि वो सीखने के अमल में है। ज़बरदस्ती अगर आप उनको किसी बात से रोक टोक करेंगे तो उनका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। जब वो जवान होना शुरू होते हैं तो फिर आप उनके साथ ग़ुलामों जैसा सलूक करते हैं क्योंकि आपने उनको डिसिप्लिन करना होता है, लाइफ करना होता है। जब वो 20-25 साल से ऊपर गुजर जाएं फिर आप उनके साथ दोस्तों जैसा वो माहौल रखना शुरू कर दें। तो बचपन के जो माहौल होता है, तरबियत का जो माहौल होता है वो उसकी सारी ज़िंदगी के ऊपर उसके ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। जनाब, मैं चाहूँगा कि क्योंकि हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं तो अगर कोई बुनियादी असूल आप बताना चाहें कि अगर आपको लग रहा है कि अर्ली सिम्टम्स हैं अभी ओवर थिंकिंग के, उसमें से कैसे बचना है, और कब वो सिम्टम्स, जैसे आपने एक बात की कि अब अगर इर्द गिर्द वाले लोग आपसे तंग हो रहे हैं, इस तरह के और कौन से सिम्टम्स हैं कि फ़ौरन आपने किसी माहिर नफ्सियात के पास जाना है, वहाँ पर सेशंस लेने ताकि आपका इसका मुकम्मल तौर पर इलाज किया जाए ताकि आप ज़िंदगी में मफलूज होकर ना रह जाएँ? वो कहते हैं कि ज़िंदगी में जिस तरह का आपको कोई मसला पेश आए ना तो आप अपनी अक्ल के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करें। ठीक। हमेशा आप अपने जितने भी ज़िंदगी के कोई मकसद और गोल आपने सेट किए हैं तो हर मसले के लिए अब तो माहिरीन मौजूद हैं। एक वक्त ऐसा आ गया आपको जो भी मसला है आप उनके माहिरीन से मशवरा शुरू कर दें। तो पहला स्टेप कोई सिर्फ जो होता है वो मशवरा लेने वाला होता है, जिसको हम काउंसलिंग भी कहते हैं, वो होती है। मैं मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई मज़हब का मसला है तो आप किसी आलम से फ़ौरी रब्ता कर लें। अपने तौर पर आप डिसीजन लेंगे, करेंगे तो फिर परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। कोई कानूनी मसला है तो आप किसी लॉयर से बात कर लें। इसी तरीके से अगर आपको कोई डे टू डे मसाइल आते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन में कोई मसाइल आते हैं, कोई आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, यानी ज़िंदगी में चलते हुए जिस तरह के मसाइल आते हैं तो आप अपने माहिरीन के साथ मशवरा करना शुरू कर दें। यानी पहला स्टेप तो ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसके मशवरों के लिए आप अपने काउंसलर से रब्ता करें। फिर जब
ये मसाइल आपको आना शुरू हो जाएं और इन मसाइल की वजह से आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी कुछ इनएक्टिव सी होना शुरू हो गई है, कुछ लोग आपके कुछ रवैयों से डिस्टर्ब होना शुरू हो गए हैं, तो फिर लाजमी बात है आपको अपने किसी साइकोलॉजिस्ट और किसी काउंसलर से मशवरा करना चाहिए और उनकी आपको हेल्प लेनी चाहिए। उनकी आपको हेल्प लेनी चाहिए। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़रा किरदार बताइएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तरह तरह की ऐप्स आ चुकी हैं, लोग उनसे अपनी पर्सनल डिटेल्स भी शेयर कर रहे हैं, उनको एज अ साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मसला आता है उसके ऊपर लिखते हैं और उससे हल लेने की कोशिश करते हैं। क्या क्या जो मशीन है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो जो ह्यूमन का रिस्पॉन्स है उसका मुतबादिल है, बेहतर है, फ़ायदा उठाया जा सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास हर मसले का हल मौजूद है। सिर्फ अगर नहीं उसके पास कोई हल तो वो इंसानी जज्बात और उनकी फीलिंग्स को ठीक करने का इख्तियार उसके पास नहीं है। तो हम अपने मसाइल का हल उससे ले सकते हैं, लेकिन उन हल को इम्प्लीमेंट कैसे करना है और उसके साथ अपनी अटैच्ड इमोशंस हैं उनको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए आपको किसी काउंसलर के पास जाना पड़ेगा। जनाब लास्ट 30 सेकंड्स हैं, अगर आप अपना कोई पैगाम देना चाहें तो वो भी दे दीजिएगा, और अगर कोई आज के प्रोग्राम में आपको लगता है कि हम ओवर थिंकिंग के हवाले से कोई चीज़ मिस कर गए हैं तो वो भी प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा। हाँ, इसमें हम जब बात कर रहे थे ना कि जब हम इसमें फंस जाते हैं तो फौरी तौर पर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ऐसे हार्मोन्स पैदा हो रहते हैं जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के ऊपर असरअंदाज हो रहते हैं। एक तो मैंने ये तरीका बताया कि फ़ौरी तौर पर आप हाल में आना शुरू करें। दूसरा ये है कि आप कंसंट्रेशन और मेडिटेशन की तरफ चले जाएं। अच्छा। ये आपको ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा वो बचाती है। फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ रजू करना, हमें ऐसी मसनून दुआएं हैं जिनका पढ़ना ये भी हम शुरू कर दें तो इसके साथ भी हम बहुत ज़्यादा पुरसुकीन हो सकते हैं। डॉक्टर जाहिद अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमने ओवर थिंकिंग में बड़ी इन डिटेल डिस्कशन की। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।